Hello to all my students. Welcome back to your most favorite educational channel Magnet Brains. In this particular video, हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th NSO Physics चैप्टर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के इंटरमीडिएट लेवल MCQ. MCQ क्या होते हैं आइडिया दे देती हूँ. MCQs आर बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी जो स्टूडेंट्स ओलंपियाड्स एंड कॉम्पिटिटिव्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन्हें सब्जेक्टिव नहीं कॉम्पिटिटिव यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करनी होती है. तो इस पूरे सेशन में हम कवर करेंगे 20 क्वेश्चंस और उन्हीं क्वेश्चंस में आपको एक क्वेश्चन के मिलेंगे 4 ऑप्शन. 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा सही, बाकी 3 गलत. तो आपको जो है ना बिल्कुल बने रहना है. जैसे ही मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी 4 ऑप्शन आएंगे, बिल्कुल KBC चलेगा यहाँ पे, है ना. और अपना जो है आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना. सो दिस इज योर फिजिक्स मेंटर पलक रखियानी फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ आपको मिलती है 100% free education from KG till 12 Olympiads and competitives. So let's start without wasting any time. चलिए, जिन जिन बच्चों ने बिगिनर्स लेवल अटेंड किया था तो उन्हें पता होगा कहानी कैसी चली थी, और जिनसे छूट गया घबराना नहीं भाई, डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है, जाके उसे भी देख सकते हो. नाउ ओवर हेयर, इस लेवल का नाम क्या है? तो NSO में नेशनल साइंस ओलंपियाड में 3 लेवल्स होती हैं, बिगनर्स, इंटरमीडिएट, अचीवर्स. तो हम जो है बेटा हर लेवल को कवर करते हैं, हर टाइप के स्टूडेंट्स हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ एक लेवल अप हो गया है. सो नाउ आई एक्सपेक्ट, बिकॉज इतनी हम तैयारी कर चुके हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं आप जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ. और लगता है थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि यार मैं 2-3 मिनट तो नहीं वेट करूँगी, तो आपके पास सारी सुविधा है, आप जो है वीडियो को पॉज कर सकते हो, लेकिन खुद से सॉल्व करना और आंसर बताना. Okay, so question number 1 on your screen. Let's read the question. A concave lens of focal length forms an image which is n times the size of the object. The distance of the object from the lens is A, B, C या D. बहुत ही आसान क्वेश्चन ऐसा कह सकते हैं? नहीं, बहुत ही आसान नहीं है क्योंकि यार बिगनर्स लेवल आ चुका है. इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा इन्होंने ट्रिकी बना दिया है, यानी फॉर्मूलाज वही यूज होंगे. एंड इंस्टेड ऑफ एनी पर्टिकुलर वैल्यू इन्होंने दे दी है आपको n की वैल्यू. तो क्वेश्चन पढ़ते ही समझो बेटा किस पे है क्वेश्चन, कॉनकेव लेंस पे. तो लेंस की स्टोरी पे आ जाओ. कॉनकेव लेंस की शक्ल वकल याद है थोड़ी, कैसे दिखती है? ऐसा दिखता है कुछ कॉनकेव लेंस, ऐसा है कि नहीं कॉनकेव लेंस. और ये बना दी हमने प्रिंसिपल एक्सिस, बीच में ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ F1, यहाँ F1, यहाँ जो है 2F1 या C1 जिसे हम कहते हैं. देखो कहानी और देखो क्या समझ आ रहा है बताओ. यहाँ F2, यहाँ 2F2. अब क्वेश्चन में मैं सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ. आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व इट, है ना. जितना टाइम मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप सॉल्व करते जाओ. कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ फॉर्म्स एन इमेज विच इज n टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. यानी क्या बेटा, जो इमेज बनी है, जो इमेज आपकी फॉर्म हुई है, वो कैसी है? n टाइम्स है ऑब्जेक्ट की साइज के. तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं मान लूँ इमेज की साइज जो है, साइज यानी अपन हाइट मान सकते हैं, इमेज हाइट h डैश क्या है? n टाइम्स ऑफ h. ये रिलेशन समझ आया कि नहीं? ज़रा देखो और बताओ. हम यूजुअली h डैश को इमेज की हाइट से डिनोट करते हैं, इमेज की साइज से, और h को ऑब्जेक्ट की साइज से. तो क्या बोला गया है? इमेज इज n टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट साइज. तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं. इस पॉइंट को समझे हो तो फॉर्मूलाज याद कर लो. फॉर्मूलाज में हिंट दे देती हूँ. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, वहाँ पे कुछ टर्म्स देखे थे, और F कहाँ से आ गया? तो 2 फॉर्मूलेस को मिक्स करना है. हिंट दे रही हूँ बस. मैग्निफिकेशन का बेटा ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला वगैरह मैं यहाँ लिख के दे रही हूँ. इससे भी समझ जाओ तो यार बहुत अच्छी बात है. V अपॉन यू, H डैश अपॉन H. ये लेंस का है तो प्लस में ही रहेगा ये साइन. और आपको दूसरा क्या लगाना है? लेंस का फॉर्मूला लगाना है. एक ये, तो सबसे पहला ये होगा, दूसरा ये होगा. अब बहुत दिमाग है, लगा लो. इन दोनों को यूज़ करना. सबसे फर्स्ट फॉर्मूला ये यूज़ करोगे, इससे आपको ये एक टर्म निकालोगे और उसको यूज़ करके इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो ऐसा कोई रिलेशन आएगा. इन चारों में से कोई एक रिलेशन जो है आप ऑब्टेन करोगे, और वो रिलेशन क्या है बताओ. हाँ, अब यही स्टोरी है क्योंकि इंटरमीडिएट है तो बिगिनर्स जैसी कहानी नहीं रहेगी. आई होप दिस इज क्लियर. तो अब आ जाती है मेरी टर्न सॉल्व करने की. बहुत ही आसान है. क्या है क्वेश्चन समझो. m इज इक्वल टू V बाई यू. ये एक पूरा फॉर्मूला है, पता है ना. मैग्निफिकेशन V क्या होता है? स्मॉल v. m स्मॉल m मैग्निफिकेशन, स्मॉल v
इमेज डिस्टेंस, स्मॉल यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये दो तो बता ही चुकी हूँ। तो अब स्टोरी कैसे चलती है सुनो। n टाइम्स की बात आपको की गई है, n टाइम्स की बात आपको की गई है, और n टाइम यानी क्या बेटा, इसका मतलब ये है, इसको थोड़ा साइड में रखो, क्या हो जाएगी कहानी, 2 जो है मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, यानी n आ रहा है, 2 कहाँ से आया पलक मैम, n है, n मैग्निफिकेशन किसके बराबर हो गया, n टाइम्स यानी क्या, मैग्निफिकेशन इतने टाइम है, n टाइम यानी क्या, मैग्निफिकेशन हो गया n के बराबर। अच्छा छोड़ दो n, इसके बदले अगर क्वेश्चन होता अ कॉन्केव लेंस फॉर्म्स एन इमेज विच इज 2 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखते बेटा, मैग्निफिकेशन 2 लिखते कि नहीं। तो जब नंबर नहीं आते, वेरिएबल आते हैं, तो डर क्यों जाते हो, दिस इज जस्ट अ वेरिएबल, सो इंस्टेड ऑफ m यू राइट m, क्या हो गया, n हो गया, m n के बराबर है, तो ये देखो ये कुछ फॉर्मूला आया है, n हो गया इज इक्वल टू v अपॉन u। तो मैंने क्या किया, मैं जो है u को यहाँ पे ले गई, मैंने ऐसा एक रिलेशन बना दिया, मेरा मन किया मैंने ऐसा एक रिलेशन बना दिया, v इज इक्वल टू n टाइम्स u। अब ले आओ, किसको लेके आओगे, लेंस फॉर्मूला को। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u अपॉन 1/f, लेंस का फॉर्मूला है बेटा, माइनस लगेगा, ठीक है। अब देखो u की जगह मैं इसको प्लेस कर सकती हूँ, परमिशन है क्या भाई, अभी u की वैल्यू मैंने निकाली ना, तो u की जगह जो है n इंटू u ये प्लेस कर दो, ये हो जाएगा 1/f। कोई दिक्कत है इसमें, मुझे बस ज़रा देख के बताओ, कोई प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले मैंने m लिखा, v अपॉन u, ये एक रिलेशन पता था, मैग्निफिकेशन n के बराबर है v/u। क्या किया, हमें किसी एक की वैल्यू तो चाहिए थी, तो v की वैल्यू लेके इसको मैं यहाँ ले गई। आई होप इट्स वेरी क्लियर। अब क्या आया है फॉर्मूला में, देखो 1nu माइनस 1/u, ऐसी कोई रिलेशन जो है आपको दिख रही है कि नहीं, ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या कर सकते हो आप, अब जो है दोनों साइड पे, क्योंकि आपको क्या बताना है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बताना है, आपको क्या बताना है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, तो हम क्या कर लेंगे, हम जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे इंटू यू कर देंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, अगर हटाओ भी तो वही वैल्यू रहेगी। तो अगर दोनों जगह हमने इंटू यू किया तो आपको ना कुछ ऐसी वैल्यू दिखेगी, 1/n माइनस 1, और ये रहेगा u अपॉन f इज इक्वल टू, समझ आई कहानी। इसमें मैंने क्या किया, दोनों टाइम्स इनटू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कर दिया, तो यहाँ पे जब आएगा फॉर्मूला पूरा, या तो सॉल्व करके बताऊँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फिर से करके बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, होता है कि शुरुआत में बहुत ज़्यादा अच्छी मैथ्स नहीं होती है सबकी, तो देख लो आगे वाले क्वेश्चंस में फिर आपको सॉल्व करना होगा, ओके। चलिए यहाँ क्या था, 1/f था, ठीक है, मैंने क्या किया, इंटू यू कर दिया, इंटू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्यों, क्योंकि उसी की वैल्यू निकालनी थी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो ये क्या हुआ, जब मैंने इंटू यू किया तो अंदर वाले से भी यू से मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा टर्म, u अपॉन यू इज इक्वल टू यू अपॉन एफ, इंटू यू किया, u इधर से भी मल्टीप्लाई हुआ, ऐसा कुछ आया, इधर से भी मल्टीप्लाई हुआ, ऐसा कुछ आया, और ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, तो u/f आ गया। इसको यहाँ पे लेके चलो, कैसे सॉल्व करेंगे, अब u से u बेटा कट नहीं हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1/n, और ये u से u कट हो जाएगा, -1, u टाइम्स वन इज u, है कि नहीं, और ये क्या बचा, u अपॉन एफ। तो बेटा किसकी वैल्यू निकालनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, ये रहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे ना अकेला छोड़ दिया करो, तो f उसके साथ है, f को भेज दो इधर, तो आपके पास कुछ ऐसा टर्म आ जाएगा, आपके पास कुछ जो है ऐसा टर्म आ जाएगा, ऐसा कुछ टर्म आ जाएगा, और ज़रा मैच तो करके देखो इसको, किसी ऑप्शन में मैच होता है ये, 1/n माइनस 1 टाइम्स f, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, 1/n माइनस 1, ये रहा 1/n माइनस 1, क्या हो जाएगा f, बोलोगे मैम ये तो अलग दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या दिक्कत है, इसको जो है एलसीएम 1 ले लो, तो ये हो जाएगा n 1 माइनस n f, आगे और कर दो स्टेप, यहाँ तक निकाला, यही आंसर दिया होता तो ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर दो, एलसीएम सेम ले लो, तो n को टाइम्स करके ये आ गया 1 माइनस n अपॉन n टाइम्स f, एंड ये रहा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा मानती हूँ ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूँ आप लोग को दिक्कत कहाँ आती है, नंबर्स की जगह जहाँ वेरिएबल दे दिए, n लिख दिया, x लिख दिया, y है ना, x है तो बहुत ही प्रॉब्लम है सबको, x y z नंबर से, तो प्रॉब्लम मत रखो,
इससे जो है फिजिक्स में मज़ेदार बात यह है कि आपकी मैथ्स भी स्ट्रांग होगी। आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें होली एंड सोली आपको सॉल्व करना है वो क्वेश्चन, और अगर डाउट कहीं आता है तो कमेंट करके बताओ। मैं कैसे समझूंगी, कमेंट करके बताओ, उसका मैं वहाँ सोल्यूशन दूंगी। ठीक है, इसको मैंने बहुत ही क्लियरली समझा दिया है। ओके, आई होप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। क्या था स्टेप, क्या था स्टेप, फिर से बताओ क्या था स्टेप। पहले हमने जो है मैग्निफिकेशन एन टाइम्स था वो फॉर्मूला लिया, उससे जो है हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, किसकी, इमेज डिस्टेंस की, फिर उसे हमने रख दिया लेंस फॉर्मूला में, एंड एंड में जब हम सॉल्व करके आए तो हमने निकाल ली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू, दैट इज ऑप्शन डी। सो ओवर हेयर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जिस भी स्टूडेंट ने ये आंसर दिया है बहुत ही बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। A layered lens is made of two types of transparent materials indicated by different shades. A point object is placed on its axis. The object will form A 1 image, B 2 images, C 3 images और Z D images. आसान क्वेश्चन है, थोड़ा आपको बस दिमाग लगाना है। ये आपको इमेज दिया गया है, ये देख रहे हो, दो टाइप के बेटा मटेरियल हैं। एक है ये वाला, यानी एक ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन वाला है और ये वर्टिकल लाइन वाला। ऐसे पैटर्न में रखे गए हैं, लेकिन मटेरियल दो ही हैं, वो बहुत सारे अलग अलग नहीं है, सेम मटेरियल इज देयर, लेकिन ऐसे पैटर्न में अरेंज्ड है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक लेयर्ड लेंस बना है दो टाइप के ट्रांसपेरेंट मटेरियल से, ठीक है, अलग अलग शेड से बता दिया गया है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को अगर आपने एक्सिस पे प्लेस किया तो ऑब्जेक्ट जो है कितनी इमेजेस बनाएगा। थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, आसानी से आंसर आ जाएगा। और इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर दिया करो, राइट द क्वेश्चन नंबर एज वेल, ऐसे ही नहीं जल्दबाजी में आंसर दोगे, क्वेश्चन नंबर लिखा करो क्विकली क्विकली, और अपना स्कोर भी रखना साथ में कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, चिंता मत करो, ये कोई यार एग्जाम नहीं है, जैसे स्कूल की क्लास होती है वैसे ये भी तो क्लास है। तो कमेंट में आप अपने फ्रेंड्स के आंसर्स देखोगे, किसने क्या दिया है, किसी का गलत है तो उसे सही करो, आपका आंसर कोई सही करेगा, ऐसे चलती रहेगी कहानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करके आंसर करना है ना। चलो, नाउ इट्स माय टर्न, डोंट टेक मच टाइम फॉर दिस। कुछ भी नहीं है, आपको बताया गया है एक लेयर्ड लेंस। तो हमें पता है बेटा लेंस ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तभी तो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन यानी क्या बेटा, लाइट उससे होते हुए जाएगी। बोलते हैं ना रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। बेंडिंग कब होगी, जब लाइट एक मटेरियल से दूसरे में ट्रैवल करेगी। कितनी ऑब्वियस बात है यार, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो जाएगी ही कैसे, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है भाई। अब हमने यूजुअली मैं बताती हूँ ना, हमने जैसे चैप्टर में पढ़ा था, हम नॉर्मली एक ही लेंस ले रहे थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हल्का सा तो घुमाया है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जब याद करो कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस लिया था, एक ऑब्जेक्ट लिया था बेटा, एक लेंस था, तो कितनी इमेज बन रही थी, एक ऑब्जेक्ट लिया था, एक ही मटेरियल का लेंस था, एक ही मटेरियल का लेंस था, तो कितनी इमेज बन रही थी। बोलो मैम एक ही तो बन रही थी, वही पढ़ने में हमारी बैंड बज गई थी, है इतने केसेस में एक ही बन रही थी। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे ज़रा ये बताओ, दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल ले लिए, लेंस में दो मटेरियल ले लिए, तो कितनी इमेज बनेगी। बोलो मैम मटेरियल दो है तो इमेज भी दो ही बनेगी, ऐसा है या मैम गलत है ये बात। अरे सही तो है, थोड़ा सा ब्रेन अपना यूज़ किया करो, है मैग्नेट ब्रेन से पढ़ रहे हो, ब्रेन को यूज़ करो, दो इमेजेस बनेंगी। वेरी सिंपल, 2 लेयर्ड लेंस है। अब लेयर का मतलब ये नहीं कि सारी लेयर गिनो, लेयर कितनी भी हो, लेयर कितनी भी मतलब कितने भी आप उसको स्टैक करके रख दो। मटेरियल कितने हैं, दो टाइप के, एक हॉरिजॉन्टल वाला दिख रहा है और एक वर्टिकल से डिनोटेड है। तो जब उस एक वाले में एक इमेज बन रही थी, ओवर हेयर अगर 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल हुए तो 2 इमेजेस। मैम 4 होंगे मटेरियल तो 4 इमेजेस। ऐसे ही कहानी जो है बढ़ती जाएगी। ओके, सो आई होप इसका आंसर क्लियरली समझ आ रहा है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन इट्स एक्सिस, द ऑब्जेक्ट विल फॉर्म ऑप्शन बी 2 इमेजेस। किस किस ने ये आंसर दिया है, तो वेल एंड गुड, मुझे कमेंट करके बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। Amount of light entering into the camera depends upon A. Focal length of objective lens, B. Product of focal length and diameter of objective lens, C. Distance of objective from camera, or is it D. Aperture setting of the camera? अच्छा क्वेश्चन है, और वही कैमरा की बात है जिससे आप मुझे देख पा रहे हो। तो इसमें जो है हमारे कैमरामैन वो भी पता है अपर्चर सेट करते हैं, जब शूट स्टार्ट होता है तो वो भी हमारा अपर्चर सेट करते हैं।
अपर्चर सेट करते हैं, और जो है मैंने बोलते बोलते आंसर ही बता दिया है कि नहीं? बोलो मैम थैंक यू। और इसके बाद भी किसी को आंसर नहीं आया ना तो पड़ेगा एक, है ना? क्या है ये? इसके बाद तो आंसर बता दो। पलक मैम ने बोलते बोलते बात बता दी है कि हमारे क्या करते हैं कैमरामैन, अमाउंट ऑफ लाइट कैसे करते हैं कि भाई मैम पे बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं आए, बहुत कम भी नहीं आए, सही लाइट आए, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको सही साट दिखे, भाई सब कुछ एकदम क्लियर। सो अगेन अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द कैमरा डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन डी, अपर्चर सेटिंग ऑफ द कैमरा। अपर्चर क्या होता है बेटा? तो जैसे आप अगर एक कोई भी लेंस लेके मैं बात बता देती हूँ, जैसे अपन लेते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, चलो ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है जब हमने, तो हमने जब पढ़े थे टर्म्स पढ़े थे इन सबसे रिलेटेड, हाँ ये ऑप्टिकल सेंटर है, फोकस है, ये पढ़ा था। तो एक वर्ड और आता है अपर्चर। मैंने बताया था अपर्चर का बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिर्फ इतना समझो, ये जो लेंस का जितना साइज होता है, यानी मान लो यहाँ ए से लेके यहाँ मैंने एक लाइन बना दी यहाँ तक बी तक, इसको अपर्चर कहते हैं। मतलब कि जब भी मैं कोई लाइट की रे निकालूंगी, जैसे मान लो बेटा यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है ना, मैं लाइट रे निकालती हूँ अगर, और अगर मेरे को मन किया मैं यहाँ लेके जाऊँ लाइट रे, चलेगा? मैं यहाँ तो लेके नहीं जा सकती, वहाँ तक जाएगी वो चली जाएगी। तो कहाँ पे एक्ट करेगी अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग? अपर्चर पे। तो अपर्चर को सेट करते हैं, छोटा करना है बड़ा करना है, उससे डिपेंड करता है कितनी लाइट एंटर करती है। बिकॉज ये देखो, ये जो रे ऊपर गई तो वो तो ऊपर ही चली जाएगी, वो एंटर नहीं करेगी। तो अपर्चर यानी क्या? जो साइज होता है, जैसे आप मिरर भी ले लो तो मिरर का भी अपर्चर होता है, कितनी लाइट उस पर पड़ सकती है उतनी जगह पे। तो ये इतनी जगह है, इतनी जगह पे कितनी लाइट पड़ सकती है। सो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द कैमरा, कैमरा में कितनी लाइट जाएगी वो किस पे डिपेंड करता है? जो आपने कैमरा का क्या सेट किया हो, अपर्चर की इतनी ही लाइट जानी चाहिए। ओके चलिए, सो यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एन ऑब्जेक्ट AB is placed in front of a convex lens at its principal focus as shown in the figure। तो ये मैं और साइड हो जाती हूँ, बाहर ही निकल जाती हूँ बिल्कुल, और ये जो है मेरा सिर्फ हाथ दिख रहा होगा, है ना, कि ये क्या है बेटा? ये फिगर दिया है, एक ऑब्जेक्ट है AB, ये कहाँ पे प्लेस किया गया है? ये कॉन्वेक्स लेंस के सामने, और कहाँ रखा है? प्रिंसिपल फोकस F1 होता है, प्रिंसिपल फोकस 1 पे रखा गया है। दिख गया? आ जाओ, मैं वापस यही हूँ मैं, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन क्या है? Which of the ray diagram below correctly depicts the refraction through the lens L? 4 आपको दे दिए गए हैं रे डायग्राम। सो क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको क्लियरली पूछा है अगर कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? एग्जैक्टली F1 पे। तो आपका जो रे डायग्राम है रिफ्रैक्शन का, इन चारों में से कौन सा करेक्ट है? तो क्लियरली जो है रे डायग्राम को ऑब्जर्व करो और बताओ। और इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मैं बाहर चली जाती हूँ ताकि देख लो। ये AB है ऑब्जेक्ट, F1 है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और ये है। अब इसके बाद रिफ्रैक्शन कैसे होगा? 4 ऑप्शंस में से देख के बताओ, ठीक है। तब तक जो है हम इनमें से देख के बता रहे हो। चलो मैं यहाँ से बता देती हूँ। एक तो है यहाँ पे लाइट रे बिल्कुल पैरेलल जा रही है ना, और एक तो है एक नीचे जा रही है और एक कहीं ऊपर जा रही है, पता नहीं कहाँ। तो और दूसरी लाइट रे देखो, एक यहाँ से निकल रही है, पैरेलल आई है, एक फोकस से क्रॉस करी है, और एक कहीं तो भी से क्रॉस करी है, और एक यहाँ से पैरेलल आई है और फोकस से क्रॉस कर गई, और दूसरी भी जो है फोकस से ही क्रॉस करी है। तो कौन सा डायग्राम करेक्ट है? अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक केस दे दिया है आपको। कौन सा केस? तो ये केस याद करिए, जब कॉन्वेक्स लेंस में, क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस हमने इसी लेंस में पढ़े हैं, 6 केसेस। तो जब आप ऑब्जेक्ट को बेटा कहाँ प्लेस करते हो? एट F1 यानी फोकस 1 पे। तो कहानी कुछ यूं चलती है, देखो, और लगता है ना तो हर बार ड्रॉ कर लिया करो प्लीज़, है ना। देख के इमेज को तुक्के मत मारा करो कि ये वाला सही लगता है, होगा, कर लो ना ड्रॉ, जब पढ़ा है टाइम नहीं लगेगा, ठीक। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये O है, यहाँ पे F1 है और यहाँ 2F1 है, यहाँ F2 है और यहाँ 2F2 है। आई होप इट्स क्लियर। चलिए, अब क्या करा है? अब क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट को बेटा कहाँ प्लेस कर दिया है? ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली प्लेस किया है एट F1। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है AB उसे प्लेस कर दिया गया है, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि इसमें बेटा रिफ्रैक्शन कैसे होगा। तो इसमें आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो हमने रूल्स पढ़े थे, यार देखो 4 ऑप्शन में ना ये लाइट रे
हर कहीं से भी निकाल रहे थे। तो ऐसा नहीं होता है, लाइट रे अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाती है, उसके लिए भी रूल्स होते हैं। जैसे एक रूल है, अगर पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये जो एक्सिस बनाई है ना, प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर इंसिडेंट लाइट रे इससे पैरेलल होगी तो फोकस से होते हुए जाएगी F2 से, और अगर फोकस से होती हुई जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधी की सीधी निकल जाएगी विदाउट एनी डिविएशन। तो ये कुछ रूल्स थे। अब उसमें से भी ये एक केस हमने पढ़ा था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1 फोकस 1, तब देखो होता क्या है। एक रूल अपन लेते हैं पैरेलल वाला, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो कहाँ से होते हुए जाएगी, F2 से जाएगी, F2 से रिफ्रैक्ट होते जाएगी। एंड एक जो है मैं ले लेती हूँ रे ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से रे जो है बिल्कुल सीधी की सीधी निकल जाएगी। तो आप देख रहे हो ये दोनों लाइंस बेटा एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, और ये कहाँ जाके मिलेंगी, इन्फिनिटी पे, यानी इन्फिनिटी पे कहीं मज्यूम करते हैं कि ये जाके मिलेंगी। तो आई होप केस इज वेरी क्लियर। जब ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा हो, F1 पे, ऑब्जेक्ट जब आपने रखा हो F1 पे तो इमेज कहाँ बनती है, ऑब्जेक्ट अगर F1 पे हो तो इमेज कहाँ बनती है, एट इन्फिनिटी। आई होप इट्स क्लियर। ये किसका साइन है, ये है इन्फिनिटी का साइन। ऑलराइट, तो ये केस क्लियर है। अगर सभी ने ये ड्रॉ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। चलो बस मैच करना है इन 4 ऑप्शन से, ज़रा जो पीछे हमने बनाया है मैच करके आंसर बताओ क्वेश्चन 4 का। इज इट A, B, C और D? सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। ऑप्शन A जो है करेक्ट आंसर है, यानी देखो ऑब्जेक्ट रखा है F पे, पैरेलल लाइन आई, फोकस से क्रॉस करी F2 से, और एक लाइन ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल सीधी गई, तो ये जाती जाएंगी और इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। दिस वॉज क्वेश्चन 4। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5. With regard to refraction, which of the following statements is false? A, it is a change in direction of light when it passes from one transparent medium into another of different optical density. B, light is deviated away from the normal when it enters an optically dense medium from a less dense medium. C, the velocity of light is changed during refraction. Or is it D, the wavelength of the light is changed during refraction? टेक योर टाइम, सॉल्व द क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर। करना क्या है याद रखो, रिफ्रैक्शन के रिगार्डिंग में पूछा है बेटा। रिफ्रैक्शन अभी एक्सप्लेन किया था, पीछे रिकॉल करवा दिया था। ये क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना, बेंड करती है लाइट डिफरेंट जो है ना डेंसिटी के मीडियम्स में जाने से। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, हमेशा ये एक टिप है, जब भी कोई भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन का ये पार्ट हाईलाइट क्या करो, फॉल्स बोला है ट्रू, क्योंकि होता क्या है जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ा, सही आंसर दिखा, टिक करके आ गए, अरे भाई फॉल्स बताना था, गलत स्टेटमेंट कौन सा है, मतलब कोई 3 सही है और 1 गलत है। तो पढ़ो चारों स्टेटमेंट, रिफ्रैक्शन के रिगार्डिंग में कौन सा गलत है वो बताओ मुझे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, तब तक मैं एक एक पॉइंट पढ़ के बता देती हूँ। इट इज़ अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो मैंने अभी हिंदी में यही तो कहा। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे अपन कोई भी मीडियम ले लेते हैं, एयर है, ठीक है, यहाँ एयर है, बोलोगे मैम ये तो बोर्ड है, नहीं समझ जाओ ना अभी के लिए, यहाँ एयर है, मैंने बोल दिया एयर है तो यहाँ पे एयर ही है, ठीक है, यहाँ एयर है, यहाँ वाटर है। अब क्या हो रहा है, लाइट रे आ रही है बढ़िया डांस करती हुई, आई वो, अब उसने क्या देखा, अरे यार ये तो एकदम से पानी है, होता नहीं है बढ़िया गाड़ी चला रहे हो एकदम स्पीड ब्रेकर आया, ओहो स्पीड कम हो गई। तो वैसे ही लाइट आ रही है बढ़िया डांस करते हुए एयर से आई, वाटर दिखा तो घबरा गई कि ये तो कुछ अलग चीज़ है। अलग चीज़ है तो क्या होता है बेटा, ये बेंड हो जाती है लाइट। बेंड कहाँ होती है, किस पैटर्न से होती है, तो ये देखो, ये नॉर्मल बनाओगे तो डेंसर मीडियम में गई तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल। अब बहुत ही ऑब्वियस है, वाटर एयर से ज़्यादा डेंस है, ऑप्टिकली डेंस है, तो इसलिए ये लाइट ने अपना डायरेक्शन बदल दिया। मतलब बेटा जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन ये बेंड हो गई। तो कितने सारे फिनोमेना इस पे देखे हैं कि नहीं, और नहीं देखे हो तो अभी घर में कांच का ग्लास है, कांच का ग्लास है घर में, उसमें जो है स्पून डाल के रखना, कांच के ग्लास में रखना, स्टील वाले में नहीं, दिखेगा नहीं तो कुछ। कांच का ग्लास है उसमें स्पून डाल के रखना, एक पानी भरना और स्पून डालना, आधा पानी भरना और स्पून डालना, और देखना ज़रा, तो ऐसा लगेगा स्पून जो है ना अपनी जगह से थोड़ा खिसक गया है, मतलब स्पून का मुंह आगे हो जाता है और ऐसा लगता है वो स्पून टूट गया है, अलग हो गया है।
तो ये फिनोमेना, ये सारे फिनोमेना रिफ्रैक्शन के ही होते हैं। तो जब इतना मैं बोल रही हूँ इतनी देर से, मतलब मैम समझ गए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, कोई शक नहीं। अब आओ स्टेटमेंट नंबर बी पे, लाइट इज डिविएटेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इट एंटर्स एन ऑप्टिकली डेंस मीडियम फ्रॉम अ लेस डेंस मीडियम। क्या कहा जा रहा है, लाइट जो है नॉर्मल से अवे हो जाती है जब वो ऑप्टिकली डेंस मीडियम में एंटर कर रही है। तो सेम ही तो केस दिखाया था मैंने, क्या दिखाया था आपको अभी, जैसे ये एयर है, ठीक है, यहाँ मैंने लाइन बना दी, ये वाटर है। अब देखो लाइट क्या होता है, लाइट का केस, ये लाइट आई है, ये नॉर्मल है, तो अभी मैंने क्या कहा, डेंस में आ गई तो नॉर्मल के पास आ जाएगी, चिपक जाएगी। जैसे होता है बच्चे घर में तो शेर बन के घूमते, घर से बाहर गए छोटे बच्चे मम्मी से चिपक जाएंगे, बिल्कुल है ना, मेले में घूम रहे, कहीं भी घूम रहे, मम्मी से चिपके हुए चलेंगे। तो वैसा ये केस है, जब जो है लाइट जो है रेयरर मीडियम में से अगर डेंसर मीडियम में जाती है, रेयरर डेंसर मतलब क्या, ऑप्टिकली डेंसिटी की बात करें ना, ऑप्टिकल डेंसिटी की, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, इनके मम्मी पापा, ये नॉर्मल से चिपक जाती है, पास में आ जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। बोलो मैम आपने जो लाइन कही और हमें लग रहा है कि ऑप्शन में इसकी उल्टी लाइन दी है, सही लग रहा है। ऑप्शन में क्या दे दिया, लाइट इज डिविएटेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इट एंटर्स एन ऑप्टिकली डेंस मीडियम, और हमने देखा इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में आती है, यानी क्लियरली ऑप्शन बी इज फॉल्स, गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी बता देती हूँ एक बार, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, बिल्कुल सही बात है, स्पीड ऑफ लाइट बदल जाती है। वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, बिल्कुल सही बात है, वेवलेंथ भी बदल जाती है, सेम क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, ठीक, यानी ऑप्शन बी जो है दैट विल बी अवर करेक्ट आंसर। Question number 6. In order to obtain a real image of magnification 2 using a converging lens of focal length 20 cm, where should an object be placed from the lens? क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन सेज कि अगर आपको एक रियल इमेज ऑब्टेन करनी है, यानी मिरर के सामने इमेज ऑब्टेन करनी है, जिसका मैग्निफिकेशन आपको दिया गया है बेटा 2 दिया है। कौन से लेंस को यूज करते हुए, कॉन्वर्जिंग लेंस को, यानी कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है। फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस फ्रॉम द लेंस। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया करो। सबसे पहले जो है ना, इस साइड पे लिख देती हूँ, फिर बोलेंगे मैम हमें क्वेश्चन तो देखने दो ताकि हम सॉल्व करें। देखो आप जो है अपनी चालू कर दो सॉल्विंग, जिसको आता है स्टार्ट इट, वेट मत करो। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स है जिन्हें नहीं पता हो। तो जो भी चीज़, जो भी वैल्यूज बेटा क्वेश्चन में गिवन रहती है ऑलरेडी, सबसे पहले लिख लिया करो। दिस स्टेज इज व्हेन यू आर एक्चुअली इनिशियली स्टार्टिंग, ताकि आपके क्वेश्चंस गलत नहीं जाएं। होता क्या है, हम गिवन वगैरह लिखते नहीं हैं तो दिमाग में फॉर्मूला रन नहीं करते। तो ये मेरा मेथड है, मैं बताती हूँ, जिसको अडॉप्ट करना है कर सकता है। गिवन लिखा करो। गिवन यानी बेटा मैग्निफिकेशन को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। तो स्मॉल m दिया है 2। अब कौन सी इमेज है, रियल इमेज है, तो सिर्फ माइनस का साइन लगा दो। इसका माइनस का साइन यही बताता है कि इमेज रियल है। रियल होगी तो यानी क्या, इन्वर्टेड होगी, इसलिए माइनस का साइन। चलो, यूजिंग अ कॉन्वर्जिंग लेंस, यूजिंग अ कॉन्वर्जिंग यानी कॉन्वेक्स लेंस लिया है। फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस फ्रॉम द लेंस, तो निकालना क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया करो, मतलब मात्र जो है आपको 2 चीज़ों की वैल्यू दी गई है और आपको निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो होता क्या है, अगर ये चीज़ें लिख दोगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है। मैं साइड हूँगी, क्वेश्चन देखो, टाइम चाहिए तो पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन टेल द आंसर इन कमेंट सेक्शन। उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखोगे। नो चीटिंग, कहीं नहीं गई हूँ मैं यहीं हूँ, सबको देख रही हूँ मैं, बिल्कुल, है ना। मैं क्या साइड हुई हूँ ताकि क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। इन चारों में से कोई आंसर आएगा सेंटीमीटर में। अब देखो, आ जाओ, मेरी टर्न आ गई। अब जिसने कर लिया सॉल्व, आंसर बता दिया, वेल एंड गुड। अब क्या है क्वेश्चन, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। तो कौन सी बात है, लेंस की बात है। तो जितने लेंस के फॉर्मूला है अपनी दिमाग की गाड़ी में दौड़ा लो। टाइम मशीन होती है, तो यहाँ हम कौन सी टाइम मशीन लेके घूमते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था। तो लेंस से रिलेटेड बेटा जितने भी फॉर्मूलाज हैं, बेटा बेटी, हाँ जो भी हो सब हो, ठीक है। मैग्निफिकेशन है, लेंस फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन में भी 2-4 फॉर्मूलाज हैं, है ना, 2-4 फॉर्मूलाज हैं। और ये वाला नहीं पता हो तो नोट कर लेना। अब समझो मेरी बात को। एक तो आपको ये फॉर्मूला पता है मैग्निफिकेशन का, m = v/u। एक तो आपको h' अपॉन h पता है, जहाँ h' होता है
इमेज की हाइट, h होता है ऑब्जेक्ट की हाइट। आ जाओ, अब जब भी आपको रिलेशन में, देखो जब भी आपको रिलेशन में m दिया हो और f दिया हो फोकल लेंथ, तो इसके लिए भी एक और फॉर्मूला होता है। क्या है, क्योंकि ओलंपियाड के हिसाब से है तो अभी इस क्लास में हर चीज़ का आपको डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद रखो, आसान कहानी है। तो एक और फॉर्मूला तो ज़रा ले लो इसका, f/f प्लस यू, ये भी होता है इक्वल मैग्निफिकेशन के, m इज ऑल्सो इक्वल टू इफ। कब यूज़ करोगे इसको यार, जब क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया हो, सब मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ दे दी गई हो, तो दिस रिलेशन इज फॉर दैट। बहुत ही अच्छा है ये, और ये जो है ना अपनी कॉपी में अच्छे से बेटा लिख लेना है इस फॉर्मूला को, क्वेश्चन में आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन स्कोर कर लोगे। जहां ज़रूरत पड़ी है मैंने ये फॉर्मूला तभी बताया है, मेन हम ये दो को लेके चलते हैं। लेकिन देख रहे हो जो स्टूडेंट्स यार एस्पायर करते हैं, हमें इंटरमीडिएट हाई लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, चलिए अब करूँ मैं आगे सॉल्व। ओके, तो इसी फॉर्मूला को लिख दो जिसे हमें सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि बेटा गिवन में फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है। अब m हमने क्या देखा, -2 है क्योंकि रियल इमेज है, तो -2 यहाँ लिखा। सिर्फ अब मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ और कुछ भी नहीं है। क्या हो गया, -2 हो गया, इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितनी है 20, तो इधर लिखो 20 f प्लस यू, यानी 20 प्लस यू। u की वैल्यू तो है नहीं, अरे c की वैल्यू तो निकालनी है, उसका वैसा का वैसा लिखे रहने दो। ऑलराइट, नाउ कुछ भी नहीं है, इसको सॉल्व करना है। ये पूरे नीचे वाले पार्ट को जो है, यानी 20 प्लस यू को मैं इधर ले आऊंगी लेफ्ट हैंड साइड पे। ओके, ये देख के समझ आया? अब यहाँ पे आ जाऊं तो देखो ये क्या कर दिया मैंने, इधर ले आई मैं। अब इसको सॉल्व करोगे क्लियरली आ जाएगा आंसर, ऐसा कुछ नज़ारा जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इधर मैं ले गई 40 को, तो ये है -2u, 40 प्लस 20 कितना होता है 60, u हो जाएगा, इधर 2 नीचे आ गया यानी -30 सेंटीमीटर। ये होना चाहिए आंसर, दिस विल बी योर आंसर। यही तो आ गया बेटा, क्या आ गया, वैसे नहीं बोलना मैम, वो आ गया, कौन, आंसर आ गया ना आंसर। ये देखो ये है आपका आंसर क्लियरली। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -30 सेंटीमीटर, यानी फ्रंट ऑफ द मिरर के, लेंस के ऑब्टेन हुई है इमेज। लेंस है भाई, ये लेंस है। ओके, यही है आंसर 30, यही आया है, बिल्कुल करेक्ट। और ये फॉर्मूला बिल्कुल नोट डाउन होना चाहिए सबकी नोटबुक में, विच मीन्स ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। आई जस्ट स्टेप असाइड, थोड़ा साइड होती हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो सोल्यूशन का ले सकते हो। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। अब ये आप सॉल्व करके बताओगे मुझे। The image of an object placed on the principal axis of a concave mirror of focal length 12 is formed at a point which is 10 centimeter more distant from the mirror than the object. The magnification of the image is 2, 1.5, 1 और 2.5. हल्का सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ट्विस्ट है। गिवन मैं यहाँ लिख देती हूँ, गिवन को समझ जाओ। क्वेश्चन नहीं समझ आया फिर से रीड करो अपने आप से, और अब मैं समझा रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन समझो, और ये आप जो है बिल्कुल सॉल्व करके बताओगे। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर की कहानी है। ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है बेटा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड एट अ पॉइंट, कहाँ, कौन फॉर्म हुआ है, इमेज की बात कर रहे हैं। एट अ पॉइंट विच इज 10 सेंटीमीटर मोर डिस्टेंट फ्रॉम द मिरर दैन द ऑब्जेक्ट। कहना ये चाह रहे हैं कि जितना ऑब्जेक्ट दूरी पे है ना मिरर से, फॉर इंस्टेंस अगर समझ नहीं आता है क्वेश्चन किसी भी केस में, 2 मिनट लगता है, डायग्राम बना लिया करो। अगर दिमाग में वायर घूम जाती है 2 मिनट लगेगा, डायग्राम बना के सॉल्व किया करो। ठीक है, फोकल लेंथ यहाँ पे है f, यहाँ है c। ठीक है, फोकल लेंथ आपको दी गई है 20, अरे 12 है, 20 कहाँ से आ गई, 12 है। ठीक है, अब क्या बोला, इमेज कहाँ बनी है, 10 सेंटीमीटर मोर डिस्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट इमेज। तो फॉर इंस्टेंस मान लो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो इमेज और दूरी पे बनी है, मतलब जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा u, उससे 10 सेंटीमीटर और ज़्यादा दूर है। जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उससे 10 सेंटीमीटर और ज़्यादा दूर है। मतलब बेटा इमेज डिस्टेंस को ऐसे लिख सकती हूँ मैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 10 मोर सेंटीमीटर। समझ आया? एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है अगर 40 है,
तो इमेज 10 सेंटीमीटर और ज़्यादा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, यानी 40 + 10 50। ये नहीं है आंसर, ये तो मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो एक ऐसा रिलेशन लिख सकते हो, तो गिवन में यहाँ पे ऐसा रिलेशन लिख दो, v = u + 10, इमेज डिस्टेंस = ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 10 सेंटीमीटर मोर। 10 के आगे सेंटीमीटर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ओके, ये देखो नहीं समझ आता है तो हमेशा डायग्राम बना लिया करो, कहानी आसान हो जाएगी। अच्छा, अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये तो देख लो। क्वेश्चन में ये पूछा है द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। आपको निकालना क्या है, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट स्मॉल m। तो इधर देखती हूँ, देखो f दिया है, v का रिलेशन दिया है, निकालना क्या है, m जो है आपको फाइंड आउट करना है। आई होप इट्स क्लियर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपसे सॉल्व होना चाहिए, करो इसको सॉल्व, क्या आएगा आंसर। अच्छा, और हिंट दे देती हूँ, फॉर्मूलेज लगाओ। कौन से फॉर्मूला लगा सकते हो, देखो मिरर की बात है तो मिरर फॉर्मूला यूज करना होगा, 1/v + 1/u। ठीक है, सबसे पहले हिंट ही दे रही हूँ मैं, अगेन इससे ही सॉल्व कर लो। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला यूज करना, ठीक है, उसके बाद उसे मैग्निफिकेशन में पुट अप करना। क्लियर है, फर्स्ट यूज मिरर फॉर्मूला देन पुट इट अप इनटू मैग्निफिकेशन। ऑलराइट, चलिए तो अब मैं एक बार मिरर फॉर्मूला में पुट अप करना स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, चलिए मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u 1/f प्लस क्यों लिया है बेटा, मिरर की बात है, मिरर फॉर्मूला है। अब देखो 1/v की वैल्यू हमने क्या ली, u + 10, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया था, तो यहाँ मैंने लिख दिया u + 10, यहाँ u का u रहेगा, और फोकल लेंथ कितनी थी, 12। ठीक है, इज इट क्लियर, इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे -12 लोगे तो भी चलेगा, ये मेन जो है पर्पस हमारा क्या है बताने का, कि कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ आपको सामने मिल रही है। ठीक है, तो -12 कर दो इसको। ठीक है, चलो अब ये सारी चीज़ें मैं शुरुआत में 2-3 बार आपको सॉल्व करके दिखा चुकी हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके आगे आप लोग सॉल्व कर पाओगे, इसके आगे सॉल्व कर पाओगे। u की वैल्यू जो है आपके हाथ में होनी चाहिए, u की वैल्यू। ठीक है, कुछ मत करो, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, इतना बता देती हूँ मैं। एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा u + 10, और ये ऐसा कुछ नंबर आएगा, इधर आ जाएगा u + 10 + u, u + 10 + u, ऐसा नंबर आएगा, = 1/- 12। अब कर लो इसको आगे सॉल्व, 2u + 10, और ये क्या है, u² + 10u = 1/- 12। देखो यही वैल्यू आ रही है, आराम आराम से कर रही हूँ ताकि कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, यही वैल्यू आनी चाहिए, इतना आ रहा है सबका। अब नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट में कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बस उसको घुमा के ले जाओ, ये जो टर्म है इसको इधर ले जाओ, ये जो टर्म है इसको यहाँ ले आओ। आई होप इट्स वेरी क्लियर। मल्टीप्लाई कर दो इसको, आसान है, 24u आ जाएगा यहाँ पे प्लस 120, ये माइनस साइन, देखो ये माइनस साइन चाहो तो लगा सकते हो, मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जब आगे सॉल्व करोगे ना तो u² माइनस में हो जाएगा, तो आप आइडेंटिटी यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, करा इतना सॉल्व, चलिए तो इसको अपन यहाँ ले आए, = u² + 10u, ये इतना आ गया। इसके आगे आई होप सॉल्व करने आता है, इधर पे ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ u², या फिर इस साइड ले आओ u² + 10u -24u -120, क्योंकि राइट हैंड साइड ले आए, -120। इज दिस क्लियर, यहाँ तक आई कहानी, ये u² है। वैसे तो मैंने कहा है आप लोग ही सॉल्व करो, लेकिन मैं सॉल्व करके बता रही हूँ। अब इसको जब आइडेंटिटी से पूरा आप सॉल्व करोगे तो आपको जो है u की वैल्यू निकल आएगी। मैं यहाँ तक लिख के थोड़ा साइड हो रही हूँ, देख लो इसे, और उसके बाद आगे आंसर बताऊंगी मैं, u की वैल्यू क्या आएगी, निकालो। u की वैल्यू निकालनी है, ये u² है भैया, ये u² + 10u, ये बेसिक मैथ्स है, ये आनी चाहिए। 24u -120, ऐसा कुछ आएगा। इस u को जो है सॉल्व करो पहले, क्या आएगी इसके बाद लाइन, इसके बाद जो लाइन आएगी दैट विल बी, ये आ जाएगा u², ठीक है,
10 और -24 कितना हो जाएगा बेटा, -14u -120 इज इक्वल टू 0। चलो अब ये इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। इसको जब सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इस साइड आ जाती हूँ, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जो है u की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर लेना। u की वैल्यू जब आप निकालोगे आएगी -20 सेंटीमीटर। लास्ट बेटा स्टेज कहाँ थी, यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जब आप u की वैल्यू निकालोगे तो u की वैल्यू आ जाएगी -20 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्या होता है, अगर देखो वैसे ये सबको आना चाहिए। इफ़ एनी स्टूडेंट हैज़ अ डाउट कि ये वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक है, मैथ्स में पढ़ते हो आप लोग। अब ये u की वैल्यू आ गई, इसके बाद क्या करना है मैम, कुछ भी नहीं करना है। क्या करोगे, -v/u, क्योंकि ये मिरर है। अच्छा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन कहाँ होता है, बोलते मैम फॉर्मूला में कभी माइनस लगा रहे हो कभी नहीं। मैं अपनी मर्जी से नहीं लगा रही हूँ, ये कौन सा फॉर्मूला है, दिस इज मैग्निफिकेशन फॉर अ मिरर, तभी ये -v/u है। ये डाउट बिल्कुल आता है, मुझे पता है। पीछे क्वेश्चन में देखोगे कहीं +u लगाए तो वो लेंस की कहानी थी। क्वेश्चन में देखो मिरर तभी कहा गया है ताकि आप उसके फॉर्मूला को लगा पाओ। ओके, तो आई होप अब आप सॉल्व कर पाओगे कि नहीं। अब कोई डिफिकल्टी है, अब जो है मैग्निफिकेशन की वैल्यू बिल्कुल बेहतरीन तरीके से निकल आएगी। क्या होगा मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू, लिख लो अब u की वैल्यू क्या है, बोलो मैम, नीचे लिख दी -20। अब एक बात बताओ मुझे, हमने क्या लिखा था, v इज इक्वल टू u + 10, ऐसा लिखा था कि नहीं। u की वैल्यू आ गई तो v की वैल्यू भी आ जाएगी। v कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। v कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। यानी अगर u जो है 20 है तो v कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, और दैट इज 30। तो ये आ जाएगा यहाँ -30, ये दोनों का माइनस था और फॉर्मूला का माइनस तो था ही। तो m कितना हो जाएगा, 30/20, दैट इज 3/2। 3/2 को डेसिमल में निकालो, क्योंकि इधर ऑप्शन में डेसिमल है। बोलो मैम यहाँ तक छोड़ सकते हैं, छोड़ दो, लेकिन ऑप्शन में तो डेसिमल है ना बेटा, तो डेसिमल में निकालना पड़ेगा। 3/2 इज इक्वल टू 1.5 होता है कि नहीं। तो मैग्निफिकेशन कितना आया, माइनस में है 1.5। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए हो तो अब जो है बिल्कुल अपने ब्रेन्स को शार्पन अप पढ़ लो। इक्वेशंस आएंगी, सॉल्व करना होगा और आंसर निकालना होगा। फॉर्मूला देख रहे हो, बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे 15-20 फॉर्मूला नहीं है, 4-5 ही फॉर्मूलाज हैं, उसी में रिलेशन निकाल के आंसर्स आ रहे हैं। ओके, थोड़ा साइड और होती हो, देख लो। ये वाला जो है आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। पहले हमने लिया बेटा मिरर फॉर्मूला, फिर मैग्निफिकेशन में प्लेस कर दिया, विच मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1.5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पिछला समझा दिया था, ये वाला बिल्कुल हो जाना चाहिए। अ कॉन्केव स्फेरिकल मिरर forms a 40 centimeter high real image of an object whose height is 10 centimeter. The radius of the mirror is 60 centimeter. Find the distance from the object to its image. कुछ समझ आया क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं पूछा है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं पूछा है। वाओ, ये कौन सी लाइन बन रही है, वो क्या मेरे ब्रेसलेट से जो है ना नीचे का सरफेस बन गया, कोई बात नहीं, कम ओवर है। एक कॉन्केव स्फेरिकल मिरर की बात है, ठीक है भाई, बात है तो है। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सी। चलिए अब बात सुनिए ध्यान से। कहा गया है अ कॉन्केव स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ 60 सेंटीमीटर हाई रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज हाइट इज 10 सेंटीमीटर। मतलब मान लो, मतलब ऐसे सिर्फ कहीं भी प्लेसमेंट करके ना अभी कंसिडर किया करो, कहीं भी प्लेसमेंट करके कंसिडर किया करो। जैसे मान लो यहाँ था ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इमेज कहीं मान लो यहाँ बनी है, इमेज कहीं मान लो यहाँ बनी है, कितनी बनी है बेटा, 40 सेंटीमीटर ऊंची इमेज, 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है मिरर का, यहाँ पे है कहीं r, 60 सेंटीमीटर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू इट्स इमेज। तो आपको निकालना क्या है, समझ आया, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस, ये दूरी आपको निकालनी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस नहीं निकालना है, ये दूरी आपको निकालनी है। जहां ऑब्जेक्ट रखा है और जहां इमेज बनी है, उतना डिस्टेंस जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। अगर जल्दबाजी में पढ़ते फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू इट्स इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस निकाल के बैठ जाते। व्हाट इज द क्वेश्चन, जहां ऑब्जेक्ट है और वहां इमेज है। अभी ये मैंने ऐसा ही फिगर लिया है अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको बिल्कुल अप्रोप्रिएट वो मत मानना।
चलो इतने तो समझदार हो, इतने समझदार हो। कैसी इमेज बन रही है बेटा, कैसी इमेज बन रही है? मैग्नीफाइड। देखो मैग्नीफाइड का एम खुद ही लाल में हो गया, मैं मैग्नीफाइड बन रहा हूँ। मैग्नीफाइड यानी क्या? ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है 10 सेंटीमीटर, लेकिन इमेज की हाइट बड़ी है। तो थोड़ा और दिमाग हो अगर आपके पास तो ये लगाओ कि कौन से केसेस थे कॉनकेव मिरर में जब मैग्नीफाइड इमेज, क्योंकि शुरुआत में जैसे डिमिनिश बन रही थी, उसके बाद जो है मैग्नीफाइड इमेज बनना चालू हुई है कि नहीं? तो फिर कब के बाद चालू हुई? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट था तब जो है इमेज भी सेम साइज की बन रही थी। उसके आगे गए यानी सी और एफ के बीच में कहीं। ठीक है, समझते जाओ और इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके कमेंट में मुझे आंसर चाहिए। चलिए गिवन लिख देती हूँ मैं तब तक आपके लिए, टाइम दे रही हूँ, सॉल्व करते जाओ। ये मैं टाइम इसलिए देती हूँ, देखो सारी चीज़ें हमने थ्योरी में पढ़ी तो है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे? होता क्या है, ये बेस्ट वे ऑफ लर्निंग है। पता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मान लो मानती हूँ बहुत लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है खुद को डीमोटिवेट करो। ये मेरा पर्पस क्या है? आपको डीमोटिवेट करने का नहीं है कि मैंने क्वेश्चन दिया यार कुछ तो सॉल्व कर रहे हो, कुछ तो रिफ्रेश हो रहा है, कोई आंसर सही आ गया मतलब ये कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग है। गलत आया अच्छा यार इस पर वर्क करना है, क्योंकि अभी ये एग्जाम तो नहीं चल रहा बेटा, ये तो अपन तैयारी कर रहे हैं। तो मैं ये टाइम इसलिए देती हूँ आप लोग सॉल्व करो ताकि आपको पता चले कहाँ क्या गलती है। बाकी मैं तो करके बताती हूँ और कमेंट सेक्शन तो है ही, कोई भी डाउट हो। अब गिवन लिखो सबसे पहले। गिवन क्या क्या है? हाइट ऑफ इमेज दी है h डैश 40 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द मिरर, रेडियस ऑफ द मिरर आपको दिया है कितना? रेडियस ऑफ द मिरर दिया है r 60 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू इट्स इमेज। तो ये गिवन है, थोड़ा दिमाग लगाओ कौन से फॉर्मूले से हम क्या लगा सकते हैं। 2-3 बार होगा, अप्रोच करोगे, एक दो अप्रोच गलत भी जाएंगी लेकिन सही निकलेगी। ओके, दीज आर द गिवन। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू इट्स इमेज। फॉर्मूला याद रखना, लेंस का मत यूज़ कर देना, मिरर के यूज़ करने हैं। तो मिरर फॉर्मूला, मिरर का मैग्निफिकेशन, वही सब जो है हमें यूज़ करते हुए आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, करो जल्दी से फाइंड आउट। हो रही है कहानी? चलो थोड़ा बहुत मैं हिंट देती जा रही हूँ थोड़ी थोड़ी देर में। देखो मैग्निफिकेशन यानी एक एक हिंट दूंगी तो आगे सॉल्व करते जाना कि अच्छा मैम ये अप्रोच है, चलिए फिर से शुरुआत करो सॉल्व करने की। तभी थोड़ा थोड़ा आगे मैं बता के जा रही हूँ। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होगा? कॉनकेव मिरर है तो क्या सीन हो रहा है? मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा? h डैश अपॉन h। ये फॉर्मूला लगा सकते हो क्योंकि वैल्यूज उसी की दी है। कुछ देख के समझ आता है किसकी वैल्यू दिया तो अच्छा ये दोनों किस फॉर्मूला में आते हैं? मैग्निफिकेशन के। तो यहाँ क्लियरली आप लिख सकते हो मैग्निफिकेशन h डैश क्या है? 40, h क्या है? 10। h डैश क्या है? 40, h क्या है? 10। तो क्या होगी वैल्यू? वैल्यू आएगी 4। अब 4 पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों? कॉनकेव मिरर है, इन्वर्टेड इमेज। कॉनकेव है, रियल और इन्वर्टेड इमेज की कहानी है। आई होप दैट इज क्लियर। तो मैग्निफिकेशन -4 ये निकाला, कुछ याद आएगा इसी से? मैग्निफिकेशन निकाला है कि नहीं? सबसे पहला स्टेप अगर ये किया हो तो ही सही है। तो लाइन सीधी बना देते हैं। सबसे फर्स्ट मैग्निफिकेशन, इसके बाद अगर किसी को समझ आता है तो करो सॉल्व जल्दी। किया सॉल्व? चलो अब क्या कर सकते हो नेक्स्ट? अब जो है आप एक काम ये कर सकते हो, आप मिरर फॉर्मूला लिखो पहले। मिरर फॉर्मूला आता है क्या है? ये होता है, लिखा कि नहीं मिरर फॉर्मूला? अब कैसे बढ़ोगे इसमें आगे मुझे बताओ। आपको फाइंड करना है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस। तो सबसे आसान काम कैसे निकालोगे उसे? इतनी अकल आई थी अभी जब मैंने पीछे एक डायग्राम बना के बताया था। तो देखो डायग्राम तो अपन फिर से एक बार बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि आप लोग सॉल्व करोगे, जिसने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है ना? मैं कमेंट में देख लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। जिसे नहीं समझ आएगा वो यहाँ देखे। ठीक है, तो हमने क्या कंसिडर किया था बेटा? ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं है, ये हो जाएगा उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज मान लो यहाँ पे कहीं है,
ये हो जाएगा इसका इमेज डिस्टेंस। थोड़ा सा दिमाग हो अगर, इन हमें निकालना क्या है, फाउंड आउट करना है, ये इतना एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्लियरली दिख रहा है, हम अगर v माइनस यू करेंगे, अगर हम v माइनस यू करेंगे तो ये डिस्टेंस आएगा कि नहीं। सिंपल मैथमेटिक्स, मैं चाह रही थी कि शायद खुद कर लो, लेकिन कोई बात नहीं, जिसको नहीं समझ आ रहा है अब ये समझ जाओ। सिंपल मैथमेटिक्स क्यों मैं कहती हूँ डायग्राम्स पे फोकस किया करो। नहीं बन रहा है डायग्राम बनाओ और समझो ना। होता है मुझसे भी कभी एकदम क्वेश्चन देख लिया, अच्छा कोई बात नहीं, एकदम नहीं क्लिक करता, डायग्राम बना लो। डायग्राम देखकर कहानी वहीं समझ आ गई कि ये इमेज डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट निकालना है, ये वाला डिस्टेंस है, तो v माइनस यू करोगे तो ये आएगा कि नहीं। तो आसानी से वेरी सिंपली v और u को निकाल लो ना। और v और u को कैसे निकाल सकते हो, मैग्निफिकेशन निकाल दिया, मैग्निफिकेशन कितना आया बेटा 4 आ गया। तो इसमें एक स्टेप और करना, m का एक और फॉर्मूला क्या होता है माइनस v बाई यू। तो m कितना है -4 है और ये हो गया v बाई यू। तो मैं एक काम करती हूँ, v की वैल्यू को रिप्लेस कर देती हूँ, v इज इक्वल टू 4u कर देती हूँ। ये देखो m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू भी होता है। m आ गया 4, -4 आया है। अब इसके फॉर्मूला में ऑलरेडी माइनस था, माइनस माइनस कट हो गया, u को मैंने भेज दिया लेफ्ट हैंड साइड, तो v इज इक्वल टू 4u हो गया। अब इस वैल्यू को लेके जाओ, इसमें मैथ्स में करते हो कि नहीं, कीप द वैल्यू ऑफ x एज 2, टेक द वैल्यू ऑफ y एज 2.5, होता है कि नहीं। तो वैसे ही टेक द वैल्यू ऑफ v एज 4u। अब इस वैल्यू को यहाँ पे जो है डाल दो, तो 1 बाई v कितना है 4u। पिछला सेम क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है इसके आगे ना मुझे करना नहीं पड़े। f क्या होगा, r दिया है, f निकाल नहीं सकते, r इज इक्वल टू 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो कितना होगा, f हो जाएगा r अपॉन 2, तो r कितना है 60, f कितना होगा 30, माइनस में होगा प्लस में, मैम माइनस में क्यों होगा माइनस में, अरे कॉनकेव मिरर है, ये भी माइनस में होगा। इसको इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अभी लेना नहीं था फॉर्मूला में, बाकी माइनस में पहले ही लिख सकते हो, एक ही बात है, लगाना आपको फोकल लेंथ है। तो ये ले लो -30, ये आ गया नीचे, इतने तक पहुँचे हो। 1/4u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/-30। इसके आगे सॉल्व करना आई थिंक पीछे बता दिया था मैंने, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा जो है मुझे सॉल्व करके बताओगे। यू स्क्वायर के टर्म्स में फिर से आएगा और फिर से वही, मतलब पर्पसली मैंने थोड़े सेम पैटर्न के क्वेश्चन रखे हैं ताकि अच्छा चलो एक मुझे बताना पड़े, लेकिन आगे हो, बहुत समझदार हो आप लोग, सॉल्व कर लोगे। तो इसको आगे लेके जाओ, एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो और उसके बाद लेफ्ट राइट करते जाओ, एंड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चलाओ गाड़ी, और उसके बाद इक्वेशन आएगी, u की वैल्यू निकाल दोगे, u की वैल्यू आ जाएगी तो v की वैल्यू भी आ जाएगी, और फिर जो है आपका क्वेश्चन आंसर कैसे निकालोगे, v माइनस यू करके जो है आपका आंसर जो है फाइंड आउट हो जाएगा। आई होप इट्स वेरी क्लियर, समझ आया कि नहीं। ओके तो ये क्या खैर क्या ही सॉल्व करना है इसमें, 4u स्क्वायर कर लो, ये जो है u हो जाएगा u प्लस 4u 1/-30। हाँ ऐसा लग रहा है मैथ्स पढ़ा रही हूँ मैं, है ना, बिल्कुल इजी है। 5u अपॉन 4u स्क्वायर हो गया बेटा 1/-30। एडवांस लेवल में ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एडवांस लेवल अचीवर्स लेवल, यहाँ आगे ऐसा कोई भी सिमिलर क्वेश्चन आए आई एक्सपेक्ट कि बिल्कुल सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और ये भी मुझे लगता है कर ही लिया होगा सॉल्व। अब देखो बेटा, ये ऊपर u है, नीचे u स्क्वायर है, एक नीचे का u कट हो गया, ऐसे आ गया। अब मैं जो है ये 4u को लेके जाऊंगी, 4u को मैं लेके गई राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो अब जो है कैसा आएगा आंसर, देखो 5 इधर कर देते हैं, 5 टाइम्स 5 इंटू इधर क्या है -30 है, ये कर दो इज इक्वल टू 4u, ऐसा कुछ नज़ारा दिखेगा। ये हो जाएगा -150 इज इक्वल टू 4u, ठीक है। और u की वैल्यू निकालनी है तो 4 को इधर ले आओ, तो 150/4 इज इक्वल टू u। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा आंसर, u आ जाएगा माइनस ये कितना होगा 37.5, यस करेक्ट। चाहो u2 से भी सॉल्व कर सकते हो, आराम से करना, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो u की वैल्यू निकल आई, जल्दबाजी नहीं, अभी v की भी निकालनी है। तो यहाँ साइड होती हूँ, इतना सॉल्व किया, अब इस साइड पे आ जाओ। कैसे निकालेंगे v की वैल्यू, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में फिर से पुट कर दो ना, क्या दिक्कत है, कोई मना थोड़ी ना करता है कि नहीं उसमें पुट नहीं कर सकते हो, ऐसा थोड़ी ना कहता है कोई। फिर से पुट करो मैम, दूसरी बार यूज़ करो,
आपको आंसर निकालने से मतलब है, ठीक है। तो अब फिर से m इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वी बाई यू। m की वैल्यू कितनी थी, 4 था मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन 4 था ना, राइट, मैग्निफिकेशन वाज 4। अब क्या है, अब v कितना है, v की वैल्यू ही तो निकालनी है। u कितना है, -37.5। ये माइनस माइनस दोनों कट हो जाएंगे, इसलिए मैंने माइनस नहीं लिखा। कुछ नहीं करना, 37.5 को यहाँ ले आओ 4 के पास, और v तो क्लियरली दिख रहा है v क्या आ जाएगा, 150। अभी वहीं भी 150 था, डिवाइड किया तो 150 आएगा, मल्टीप्लाई करो तो भी 150 ही आएगा ना। चलो, सो व्हाट यू कैन डू नाउ, क्लियरली v की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई, आखिरी काम समाप्त कर दो, v माइनस यू। यार इसके बाद तो मुझे आंसर बता दो, देर आए दुरुस्त आए। अब तो आंसर बता दो बेटा, सिर्फ माइनस तो कर ही सकते हो, 150 माइनस 37.5 ये आएगा आपका 0.5211, यस एग्जैक्ट, 112.5 सेंटीमीटर, 112.5 सेंटीमीटर आएगा आपका आंसर। यानी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू इट्स इमेज इतना डिस्टेंस है। v माइनस यू क्यों किया, पीछे मैंने डायग्राम में समझा दिया था। इंटरमीडिएट लेवल अच्छा क्वेश्चन है, और लगता है कि यार कहीं कंफ्यूजन हो तो पूरी फैसिलिटी यार आप लोग के पास, पीछे कर दो वीडियो और फिर से देखो, ठीक है। तो यानी ऑप्शन, यस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, अ कैंडल फ्लेम 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम अ वॉल। How far from the wall must a concave mirror be placed in order that it may form an image of the flame 9 centimeter high on the wall? क्या है क्वेश्चन, समझा देती हूँ। कहा गया है क्वेश्चन में, कैंडल की फ्लेम है, कैंडल होता है जलती है कैंडल, उसकी जो फ्लेम है 3 सेंटीमीटर हाई है। कहाँ प्लेस्ड है, इट इज प्लेस्ड 3 मीटर फ्रॉम अ वॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में, समझना डिफरेंस क्या है, जल्दबाजी में पढ़ोगे क्या निकाल के आओगे वो मुझे पता है। 3 मीटर फ्रॉम अ वॉल, हाउ फार फ्रॉम द वॉल मस्ट अ कॉनकेव मिरर बी प्लेस, मतलब ये जो डिस्टेंस दिया है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है, ये वॉल से डिस्टेंस है, मिरर से डिस्टेंस नहीं है। मिरर तो अगली जगह पे प्लेस्ड है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस मिरर को वॉल से भाई कितनी दूरी पे रखें ताकि जो इमेज बनेगी, इमेज की हाइट 9 सेंटीमीटर हो। तो अगर थोड़ा लग रहा हो कि मैम ये कौन सी कहानी है, तो सबसे पहले ना इमेज बना लिया करो, सबसे पहले डायग्राम बना लिया करो। किसकी बात पूछी है, कॉनकेव मिरर पूछा है, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस मान लो यहाँ पे एक दीवार खड़ी कर देते हैं हम, है ना, यहाँ एक वॉल है, ठीक है, इस साइड पे एक वॉल है, यहाँ पे एक्सेस है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं चाहते हैं कि हम कॉनकेव मिरर को प्लेस कर दें, ठीक है। समझ आ रही है कहानी, यहाँ कॉनकेव मिरर है, यहाँ दीवार है, और ऑब्जेक्ट कहीं तो भी प्लेस्ड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं प्लेस्ड है। आपको जो 3 मीटर डिस्टेंस दे रहे हैं वो वॉल से डिस्टेंस है बेटा, इतना 3 मीटर ये है। जब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब ही होता है मिरर के पोल के थ्रू, बट ये डिस्टेंस 3 मीटर कहाँ है, वॉल से। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से। ये देखो, तो इस फिगर से क्लियरली स्टेट नहीं हो रहा कि u की वैल्यू क्या होगी। ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये जो पूरा डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, बोलोगे मैम u प्लस 3। इतना समझ आ रहा है, ये दूरी कितनी होगी, ये u होगा, ये 3 होगा, u प्लस 3। यहाँ पे कहीं जो है क्या बनेगी हमारी इमेज, इमेज मान लो यहाँ बन रही है वॉल पे, है ना, वॉल के यहाँ पे कहीं इमेज बन रही है। तो ये जो है 3 कितनी थी सेंटीमीटर हाई, दिस वॉज 3 सेंटीमीटर हाई, एंड ये वाला जो फ्लेम है, जो इमेज बना है, दैट इज 9 सेंटीमीटर हाई। ओके, अच्छा, अब क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, एक वैल्यू है मीटर में, एक है सेंटीमीटर में। तो क्वेश्चन में जो वैल्यू हो उस पर ध्यान दिया करो। ऑप्शंस में आपको दिया है सेंटीमीटर, तो कोशिश करो जो मीटर में है उसको किस में कन्वर्ट कर दो, सेंटीमीटर में। सबसे पहले तो बस इतना देख के मुझे बताओ कि क्वेश्चन समझ आया क्या है। क्वेश्चन थोड़ा साइड होती हूँ, देखो बिल्कुल अच्छे से जो है ना उसको घूरो, क्वेश्चन को देखो क्या वैल्यू निकली है, क्या कॉन्सेप्ट दिया है, बताओ आ रहा है समझ, बिल्कुल साइड से समझ आया क्या है। 3 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, ये वॉल है और ये मिरर है, दैट इज द मेन डिफरेंस। वॉल और मिरर डिफरेंस समझो क्या है ना। आपको जो ये 3 मीटर दिया, इट इज नॉट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द वॉल। और पूछा क्या गया है, ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है।
चलिए, तो अब आप सॉल्व करना चालू कर दो। मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे तो जो है टाइम निकालना है, तो मैं गिवन लिखूंगी। टाइम इसलिए निकाल रही हूँ ताकि मैं चाह रही हूँ, अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत दे चुकी हूँ पीछे और इसका पैटर्न भी बता दिया, तो आप सॉल्व करिए, मैं तब तक लिख देती हूँ वैल्यू। एच डैश कितना है 9 सेंटीमीटर, एच है 3 सेंटीमीटर और डिस्टेंस कितना आ रहा है 3 मीटर। 3 मीटर डिस्टेंस यानी जहाँ पे इमेज बनी है उसका डिस्टेंस है ये, तो इसे हम लिख सकते हैं u+3, ऐसा लिख सकते हैं, u+3 मीटर लिख दूँ, चलेगा? बिल्कुल चलेगा, चल जाना चाहिए। चलिए, अच्छा सॉल्व कैसे करोगे बता देती हूँ। m का जो फॉर्मूला है ना, इसको ज़रा लेना। m इज इक्वल टू, मिरर है तो -v/u इज इक्वल टू h'/h। इस फॉर्मूला से सॉल्व होगा ये, बिल्कुल इसी फॉर्मूला से सॉल्व होगा। क्या करोगे, वैल्यूज एक्सचेंज कर दो। v की वैल्यू निकाली थी इमेज डिस्टेंस की, u+3 लिख दो अपॉन u, और ये है h डैश क्या है बेटा 9 है अपॉन 3, तो ये कैंसिल हो गया। ये देखो यहाँ पे u+3 अब सॉल्व करना आई डोंट थिंक कि कोई बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए, है ना। 9 इंटू यू ये हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर लो, 3 टाइम्स u, 3 3 × 9 और ये हो गया 9u। इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे यहाँ बता देती हूँ, ठीक है। क्या है ये 9, 94 नहीं है, 9u है, 9u है ये, तो 9u माइनस 3u इज इक्वल टू 9। 9u माइनस 3u कितना होगा बेटा 6u इज इक्वल टू 9। u इज इक्वल टू 9/6 कितना हो जाएगा, 3 के टेबल से सॉल्व करो, ऐसा कुछ आंसर आएगा 3/2। क्या आया आंसर, 3/2 आया कि नहीं। 3/2 को मैं 1.5 लिख सकती हूँ, मन हुआ मेरा लिखने का लिख सकती हूँ, तो 1.5 कितना आ गया ये मीटर, 1.5 मीटर आ गया कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्या कर सकते हो, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अरे सिंपल ही तो है, बोला था वो डिस्टेंस कितना होगा u+3, तो u की वैल्यू जब निकाल दी, u 1.5 है और ये 3 है, तो क्लियरली ये आ गया 4.5। अभी मीटर में है, किस में कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा आंसर 450 सेंटीमीटर। डिड यू गेट इट और नॉट, उसकी वैल्यू हमने निकाली थी, u की वैल्यू आ गई v में प्लेस कर दी, तो क्लियरली इमेज जो है आपकी कहाँ बनेगी, इमेज जहाँ बनेगी, कॉमन सेंस लगाओ ना। अच्छा पूछोगे, अब ये प्रश्न पूछोगे इमेज डिस्टेंस को क्यों इक्वल ले ले, बेटा इमेज बन तो वॉल पे ही रही है ना, तो मतलब तो वही है ना, दूरी उतनी हो गई उसकी, तो इसको आप अगर इमेज डिस्टेंस भी कंसिडर करो तो वन एंड द सेम थिंग है ना। इन चीज़ों में इतना कंफ्यूजन मत हुआ करो कि क्या है भाई, ये देखो ना क्लियरली मैंने आपको यहाँ, हाँ ये कैंडल नहीं दिख रही है कोई बात नहीं, और कैंडल जैसा बना देती हूँ, तो क्लियरली जब यहाँ बनाई इमेज वॉल पे तो डिस्टेंस सेम ही होगा। ऑल राइट, 450 सेंटीमीटर सबका आंसर आया कि नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। टू थिन लेंसेज ऑफ पावर प्लस 3.5D एंड 2.5D आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, देन द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन इज। इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक आंसर है, बिल्कुल क्वेश्चन आ जाना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, वक्त ज़ाया मत करना, आंसर जल्दी से बताना, ठीक है। नो वरीज, इसका आंसर तो आना चाहिए भाई। ऐसा है पलक मैम ने यहाँ पेन चेंज किया और आंसर आ गया। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हैं, पावर दिया गया है आपको, सिर्फ क्या दिया है, दो लेंसेज का पावर है। मान लो ये लेंस 1 है बेटा, ये लेंस 2 है, इनके अलग अलग पावर दिए हैं। आपको पूछा है कि लेंस के कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा, तो सबसे पहली जो वैल्यू है पावर की है, कॉमा के बाद क्या है फोकल लेंथ की वैल्यू, दोनों के कॉम्बिनेशंस की वैल्यू निकालनी है। आई होप सॉल्व हो गया होगा ये क्वेश्चन। क्या देखा था हमने कॉम्बिनेशन में, P इज इक्वल टू कितने भी पावर हो, एल्जेब्रिक सम होगा उसका, P1 P2 P3 सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या होगा एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम यानी अगर माइनस साइन है पावर में तो माइनस साइन लेना, प्लस है तो प्लस लेना, ठीक है। तो पावर कैसे निकालोगे, इधर दो पावर दिए हैं, P1 है प्लस 3.5D और इसको क्या करना है, ऐड करना है। P2 की वैल्यू क्या है 2.5D, कितनी वैल्यू है इसकी 2.5D, क्लियरली दिख रहा है आपको ये क्या है, ये एक्चुअली -2.5D है, ठीक है। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये माइनस है, ठीक है। यहाँ मैंने क्वेश्चन में हल्का सा चेंज किया है, यहाँ पे बेटा वैल्यू माइनस में है, ठीक है। समझ गए बच्चा, इतना सा बस चेंजेस है,
ये क्वेश्चन ही है ना, -2.5D है, बस इतना समझो। ओके, -2.5D है, तो यहाँ मैंने क्या किया, प्लस लगाया और यहाँ लिखा -2.5D। तो ऐसा कुछ नज़ारा दिखेगा। D नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, लास्ट में लिख देना, ठीक है। अब इसको ज़रा सॉल्व करो। 3.5 प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, तो कितना आंसर आएगा, 3.5 - 2.5, P आ जाएगा +1D। तो पावर कितनी आ गई कॉम्बिनेशन की, +1 डायोप्टर। अब दूसरा क्या निकालना है, फोकल लेंथ। तो कितनी इजीली पता है, P = 1/f होता है कि नहीं, P = 1/f होता है कि नहीं। अब यहाँ पे वैल्यू किस में दी है, सेंटीमीटर में। तो हमने एक और फॉर्मूला देखा था सेंटीमीटर के लिए, P = 100/f इन सेंटीमीटर। ये तो जब मीटर में था तब सेंटीमीटर। इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे, हर एक P का फोकल लेंथ लेंगे, हर एक P का पावर लेंगे, फोकल लेंथ निकालेंगे। ऐसा मत करो, डायरेक्ट दिया है 1 डायोप्टर, डेफिनेशन में क्लियरली दिया है, फॉर अ पावर ऑफ 1 डायोप्टर फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर इज यूज्ड। तो 1 मीटर की जगह जब आंसर सेंटीमीटर में है तो थोड़ी लाइन चेंज कर दो, व्हेन अ पावर ऑफ 1 डायोप्टर इज ऑब्टेन्ड देन अ फोकल लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर इज यूज्ड। क्योंकि ये तो डेफिनेशन में ही था, सिंगल यूनिट की बात है। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ पावर क्या हो गया, +1D, और कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ हो गया +100 सेंटीमीटर। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। तो मैच कर लो जरा, आई थिंक ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, light takes t1 second to travel a distance x in vacuum and the same light takes t2 seconds to travel 10x centimeter in a medium. Critical angle for corresponding medium will be from the 4 options. घबराना नहीं साइन देख के भाई, कुछ भी नहीं है। क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूला को याद करो, और उससे पहले तो ये याद करो क्रिटिकल एंगल क्या होता है। हिंट दूँ तो हिंट दे देती हूँ, चलिए। हिंट ये है, क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था। जब रे ऑफ लाइट टोटली रिफ्लेक्ट करती है, क्रिटिकल एंगल नामक कोई था एंगल, C से डिनोट करते थे, उसका कोई फॉर्मूला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट होता था। अगर वो याद आ गया तो कंसिडर करके इसको ज़रा सॉल्व करो, और चारों में से क्या रिलेशन आते हैं मुझे बताओ। चलिए भाई, पॉज करके टाइम लेना है तो ले सकते हो। अभी जो है मैं सोल्यूशन बता देती हूँ क्या है इसका। सबसे पहले ये याद रखो, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। हमने पढ़ा है रिफ्रैक्शन के अंदर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी जब एक लाइट की रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही होती है, जब एक लाइट की रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, तो ऐसा कोई मतलब पर्टिकुलर एंगल आता है भाई, जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे जो है 90 डिग्रीज बनाती है नॉर्मल के साथ। रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री बनाती है। इसे क्रिटिकल एंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से बड़ा हो जाए ना, तो लाइट जो है रिफ्रैक्ट नहीं करती है, उसी मीडियम में पूरी की पूरी वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, अंदर ही पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, तो क्रिटिकल एंगल वहीं आता है। अब क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या था, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला था साइन C। C स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1/न्यू। न्यू क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमने फॉर्मूला देखा था, सिंपल फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है क्रिटिकल एंगल के बेस पे। C इज द क्रिटिकल एंगल। ओके, अब क्या करना है, अब आपको बोलोगे मैम इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन तो हमें कुछ उल्टा ही लग रहा है। कुछ भी उल्टा नहीं है यार। क्वेश्चन में आपको दे दिया है डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। अब थोड़ा अपना अगर दिमाग लगा सकते हो तो लगाओ कि ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता है क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने देखा था C/V, C/V देखा था कि नहीं। और यहाँ पे C/V की जगह आप V1 V2 भी ले सकते हो, यानी लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सोचोगे फिर भी ठीक है मैम, फिर भी क्वेश्चन में डिस्टेंस और टाइम दिया है, तो अरे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़ते नहीं हो, कितना बेसिक, 9th क्लास में भी पढ़ के आए हो। स्पीड कैसे निकालते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। तो ये क्लियरली दिया है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो है आप वैल्यू प्लेस कर दो। तो कैसे प्लेस करोगे, देखो सिंपली प्लेस करोगे, ये वाला नहीं भी बने कोई बात नहीं, देखते जाओ कैसे करना है आगे। साइन C है यहाँ पे, ठीक है। साइन C को फिलहाल के लिए ऐसे ही लिखे रहने दो, उसको बाद में छेड़छाड़ करेंगे, उसको वहीं रहने दो, ठीक है।
ये है न्यू, न्यू क्या हो जाएगा c अपॉन v, तो v ऊपर चला जाएगा, यानी मीडियम 1 और मीडियम 2, मीडियम 1 और 2 लिख देती हूँ यार, ज़्यादा आसान लगेगा, मीडियम 1 और मीडियम 2, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 दिया है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अब अगर मैं v1 लिखूँ तो v1 कितना होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहला डिस्टेंस क्या है x और उसका टाइम क्या है t1, एक ये हो गई फॉर्म, और v2 क्या होगा, ये भी डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन इसका डिस्टेंस अलग है, इसका डिस्टेंस है 10x और टाइम है t2। ये इक्वेशन आई, इक्वेशन आनी चाहिए 1 और 2। अब इस 1 और 2 इक्वेशन को सिंपली यहाँ पुटअप कर दो, साइन c इज इक्वल टू v2 क्या है, v2 ऊपर है लिखो 10x अपॉन t2, और v1 क्या है यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दूँ, एक ही बात है, v1 क्या आ जाएगा, v1 अपना आ जाएगा t1 अपॉन x। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगी t1 अपॉन x तो ये पूरी रिएक्शन जो है ऊपर चली जाएगी, पूरी इक्वेशन ऊपर चली जाएगी, ठीक है। आ जाओ, इक्वेशन और रिएक्शन को है ना मिला के मैंने इक्वेशन कर दिया था, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ गए। यहाँ तक पहुँची कि नहीं कहानी बताओ। अब कुछ भी नहीं करना है, अगर इसको आपने वैल्यूज़ में पुट कर दिया था, अब सिंपली क्या करो, क्योंकि बेटा c की वैल्यू निकालनी है तो साइन को ना राइट साइड में ले आओ, तो राइट साइड में ले आओगे, डरना मत, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है c इज इक्वल टू यानी क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स, साइन इनवर्स ऐसे -1 लगा दिया करो और ये पूरी चीज़ वैसी की वैसी लिख दो। अब 10x अपॉन x है, x और x कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 10 t1 अपॉन t2, ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा आपको। c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 10 इंटू t1 अपॉन t2। अब ज़रा देख तो लो कहीं पे ऑप्शन में ये सेम ऑप्शन दिया है क्या, या इसके फर्दर सॉल्व किया हो तो देखते हैं। खैर यहीं तक होगा ये तो। देखो साइन इनवर्स 10 t2 अपॉन t1 है, ध्यान देना पहला गलत है, दूसरा भी गलत है। ऑप्शन सी आई थिंक सेम है, साइन इनवर्स 10 t1 अपॉन t2, यस ऑप्शन सी विल बी द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। समझ आया कि नहीं? फिर से बताऊं क्या है फॉर्मूला पूरा। साइन सी देखा हमने, ये बेसिक फॉर्मूला था। न्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब आपको क्वेश्चन में दिया है टाइम और डिस्टेंस, तो हमें बहुत अच्छे से पता है यार, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसकी मदद से हमने यहाँ वैल्यूज प्लेस करी, साइन को ले गए हम राइट हैंड साइड पे और वो क्या हो गया इनवर्स। क्लियर है? ऑप्शन सी कैसे आया करेक्ट आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। White light is incident on the interface of glass and air as shown in the figure. If green light is just totally internally reflected, then the emerging ray in air contains. तो मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा फिगर बना के बताऊंगी, ठीक है? बहुत ही आसान सा फिगर है, इसमें समझना कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? एक फिगर बना के बताऊंगी आपको क्लियरली, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे कहानी है। होगा क्या लाइट का देखना है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ से ये आ रही है लाइट, इधर ये गई है, यहाँ पे है एयर और यहाँ पे जो है ग्लास है, ठीक है? ये है ग्रीन लाइट और ये है वाइट लाइट। चलो देखो, कुछ भी नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है व्हाइट लाइट एक ग्लास के इंटरफेस पे इंसिडेंट है। इंटरफेस क्या होता है बेटा, दो अलग अलग मीडियम होते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी के, एयर और ग्लास, तो उसके बीच का जो बॉर्डर होता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, तो वैसे इस बॉर्डर को इंटरफेस कहते हैं। ग्लास से होता है एक इंसिडेंट व्हाइट लाइट आई है, और यहाँ देखो ये बिल्कुल जो है ना नॉर्मल के, ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल से 90 डिग्री बना रही है, 90 डिग्री बना लिया। और ये कौन सी लाइट है, ये है ग्रीन लाइट। ये फिगर आपको दिख गया, साइड हो जाऊं, फिगर देख लो बिल्कुल। इफ ग्रीन लाइट इज जस्ट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, देन द इमर्जिंग रे इन एयर कंटेन्स। पूछ रहे अगर ये जो ग्रीन लाइट है टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो इमर्जिंग रे में कौन से कलर दिखेंगे? ए येलो ऑरेंज रेड, बी वायलेट इंडिगो ब्लू, सी ऑल कलर्स, और इज इट डी ऑल कलर्स एक्सेप्ट ग्रीन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड है, ये कुछ भी नहीं है, आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अभी हमने फॉर्मूला देखा था, साइन सी इज इक्वल टू 1/u साइन सी। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल एंगल की बात है। इस पर्टिकुलर एंगल से ज़्यादा अगर हो गया इंसिडेंस
तो लाइट जो है टाटा बाय बाय चली जाएगी, रिफ्लेक्ट कर लेगी इंटरनली, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इतना पता है कि नहीं? तभी तो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी। क्यों कहते हैं इसको क्रिटिकल एंगल? आई होप इट्स क्लियर। तो केस क्या है इसमें? क्रिटिकल एंगल की जगह यहाँ पे अब हम ये कह सकते हैं, क्योंकि आई ग्रेटर है, यानी जिसका आई ग्रेटर होगा तो उसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, क्योंकि 1/u से रिलेशन में है। यानी जिसका एंगल ग्रेटर हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, इनवर्स रिलेशन है। तो होता क्या है कहानी यहाँ पे, ये तीन जो कलर्स हैं आज समझ जाओ, येलो, ऑरेंज और रेड। येलो, ऑरेंज और रेड, ये वर्ड सुना है विबग्योर करके बेटा, है ना? विबग्योर करके आगे भी पढ़ोगे ह्यूमन आई में, लेकिन अभी क्वेश्चन आ गया है तो समझ जाओ। विबग्योर होता है स्पेक्ट्रम बनता है वाइट लाइट का, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। आखिरी के तीन जो है ना, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी UY, UO एंड न्यू आर, यू नहीं है न्यू है, ठीक है? ये जो इनका कम होता है, ये कम होता है, तभी जो है ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होती हैं और इमर्जिंग रे में क्या क्या मिलता है आपको? येलो, ऑरेंज और रेड कलर, विबग्योर के लास्ट के तीन कलर। ऑप्शन ए, ठीक है? चलिए लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 13। अ कॉन्वेक्स लेंस A of focal length 20 centimeter and a concave lens B of focal length 5 centimeter are kept along the same axis with a distance d between them. If a parallel beam of light falling on A leaves B as a parallel beam, then the distance d in centimeter will be A25, B15, C30 और is it D50? देखिए भाई, ओलंपियाड के हिसाब से हो, इंटरमीडिएट लेवल है तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन है वहीं कहीं से ही, मतलब यूं है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड, बस दो कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया है, तभी कंफ्यूज हो जाते हो। कुछ नहीं है, आपको बोला है एक कॉन्वेक्स लेंस लो बेटा A, फोकल लेंथ 20 है, कॉन्केव लेंस लो B, फोकल लेंथ 5 है। इनको सेम एक्सिस पे रखा गया है, समझ रहे हो? तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ो डायग्राम बनाने की कोशिश करते जाया करो। और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जब बना दूंगी करोगे हैं मैम ऐसे सॉल्व करना था, इतना आसान। तो देखो क्या है इस क्वेश्चन में, मेरे साथ जो है बिल्कुल बैठे नहीं रहना है ना, मूवी नहीं चल रही है, डायग्राम भी बनाओ, ठीक है? सबसे पहले अपन ने क्या बनाया बेटा? एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? इसको मैंने A ले लिया, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है? अब क्या दिया है? एंड अ कॉन्केव लेंस B ऑफ फोकल लेंथ आर केप्ट अलोंग द सेम एक्सिस, यानी इन्हें मैं क्या करूंगी? सेम एक्सिस पे रख दूंगी। यहाँ कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे कहीं मैंने जो है कॉन्केव लेंस को भी प्लेस कर दिया, क्योंकि इनकी प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? सेम है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ही सूखड़ा नहीं हो गया हमारा कॉन्केव लेंस बोलेगा मैम, बिल्कुल है ना, अपनी तरह आपने उसको पतला कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, खिला पिला देती हूँ, चिंता मत किया करो आप लोग, चिंता मत करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसे ले लो कॉन्केव लेंस B। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, फोकल लेंथ बोल रहे हैं, फोकल लेंथ बोल रहे हैं, एक की है 20, एक की है 25। तो देखो बेटा, यहाँ इनके ऑप्टिकल सेंटर है, सेम एक्सिस है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे, F2 यहाँ पे कहीं आएगा, F2 राइट हैंड साइड पे कहीं आएगा। फोकल लेंथ क्यों F2 लिया है? क्योंकि रेज ऑफ लाइट वहीं से तो क्रॉस होंगी। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई है भाई, अरे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई है, ठीक है? तो जैसे ही मान लो ये बीम जो है आएगी ऐसे, यूं आएगी, है कि नहीं? पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, मतलब मान लो कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस से ही जो है ना पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, और ये जो है इधर आ जाएगी, मतलब इधर से चली जाएगी, डाइवर्ज करेगी, लेकिन अपियर टू मीट तो करेगी। और दूसरी कहानी, यहाँ से अगेन आ रही है एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अपियर टू मीट ओवर हेयर। ये कौन सा केस देख रहे हैं हम? जब यहाँ पे इमेजिन करो कॉन्केव लेंस है, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस है। अब कहा जा रहा है कि इसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा? 5 सेंटीमीटर। तो ये फोकस है, फोकल लेंथ जरा ले लो 5 सेंटीमीटर, ठीक है? चलो रेज में भी कंफ्यूज मत हो यार तुम लोग, मैं सिर्फ फोकल लेंथ लेने के लिए, F2 लेने के लिए बता रही थी। रेस को छोड़ दो, अभी सिर्फ फोकल लेंथ पे ध्यान दो, सिंपल कर देती हूँ। और इसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कहाँ से लोगे? फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक। और इसकी फोकल लेंथ कैसे लोगे? ये ऑप्टिकल सेंटर है और फोकस कहाँ है? यहाँ 20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि एक ही एक्सिस पे रखे हैं, अलग अलग थोड़ी ना लोगे फोकस, एक ही एक्सिस पे रखे हैं। अब जरा बताओ
क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, यानी ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहे हैं, ये इन दोनों के ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस स्मॉल डी। देखते ही क्वेश्चन समझ आएगा, बहुत ही मतलब फिजिक्स से तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ऐसा लग रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये पूरा 20 है, इतना पार्ट 5 है, तो स्मॉल डी कैसे निकलेगा, सिंपली यू कैन डू 20 - 5, स्मॉल डी विल कम 15 सेंटीमीटर। क्या डिफिकल्ट था इसमें मुझे बताओ, मुझे लग ही रहा था जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो एक रिएक्शन आएगा कि ये कैसे हो गया भाई, ये हुआ कैसे मैम, कितनी आसान कहानी है, बस समझना क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको। क्वेश्चन समझ के डायग्राम सही बनाओ, तभी कहती हूँ रे डायग्राम हमेशा प्लीज़ बनाया करो। सिर्फ डायग्राम से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, इंटरमीडिएट लेवल का स्कोरिंग क्वेश्चन है ये। क्लियर हुआ डायग्राम से कैसे मैंने पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 15 सेंटीमीटर, 15 है ऑप्शन में, बिल्कुल है यार, ऑप्शन बी 15 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 14. दिस अगेन इज अ गुड क्वेश्चन. A thin lens has focal length and its aperture has diameter small d. It forms an image of intensity I. Now, the central path of the aperture up to the diameter d2 is blocked by an opaque paper. The focal length and image intensity will change to A, B, C, D, 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन को आराम से समझो, आराम से पढ़ो। थिन लेंस की बात करी है, फोकल लेंथ और अपर्चर दिया है और डायमीटर D है। एक इमेज बनाता है इंटेंसिटी आई की। अब कहा गया है, ये पहली चीज थी। अब दूसरी बात में ये कह रहे हैं कि अब हमने क्या किया, जो सेंट्रल पार्ट है अपर्चर का डायमीटर तक, उसको हमने ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कर दिया यानी ओपेक पेपर रख दिया, वहां से कोई जो है एक्टिविटी नहीं होगी आपकी रिफ्रैक्शन की, वहां से कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। ओपेक यानी क्या, ट्रांसपेरेंट पे होती है ना एक्टिविटी, तो कोई एक्टिविटी नहीं होगी। अब पूछा जा रहा है कि पहले जो फोकल लेंथ और इंटेंसिटी थी वो अब बदल के क्या हो जाएगी। आई होप जब मैंने हिंदी में इस क्वेश्चन को समझाया तो अच्छे से समझ आ गया होगा। बता देती हूँ, ये क्वेश्चन अगर नहीं भी हो पाए कोई बात नहीं, जिससे हो रहा है वो चालू कर दो सॉल्व करना। एक और हिंट दे देती हूँ, इंटेंसिटी जो होती है इमेज की, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लेंस। इस एक फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो, इंटेंसिटी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेंस। यानी जैसे जैसे लेंस का एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी और वाइस वर्सा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस है, तो इतनी बड़ी हिंट दे दी है। अब शायद हो पाए तो क्वेश्चन को सॉल्व करना। एरिया का भी फॉर्मूला ले सकते हो, जो चेंजेस हुए हैं उन्हें भी कंसिडर आप कर सकते हैं। टाइम चाहिए सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। नाउ इट विल बी माई टर्न। ठीक है, एक तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। सबसे पहली चीज़ समझो, फोकल लेंथ और इंटेंसिटी में पूछा है डिफरेंस। सबसे पहले चीज, चालू मत हो जाना फोकल लेंथ निकालने। अरे भाई, जब अगर सेंट्रल पार्ट अपर्चर का डायमीटर तक ब्लॉक करोगे तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। डायमीटर अपर्चर से लेके डायमीटर तक सेंट्रल पार्ट को ब्लॉक करोगे, सो देयर विल बी नो डिफरेंस इन फोकल लेंथ। अगर बेटा वो एफ थी तो वो एफ ही रहेगी। समझ आया? अपर्चर ऑफ लेंस समझते हो क्या होता है? ये होता है, मतलब मान लो ये है ए और बी, तो इतना क्या हो जाएगा, अपर्चर ऑफ द लेंस। इतना क्या हो जाएगा, अपर्चर हो जाएगा लेंस का। आई होप इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, तो फोकल लेंथ एफ की एफ रहेगी। तो सबसे पहली बात बता दूं, दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी सॉल्व्ड बाय एलिमिनेशन मेथड। जैसे कुछ रियलिटी शोज देखते हो, उसमें कैसे कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो जाते हैं, वैसे यहाँ पे भी एलिमिनेशन कैसे करो, बिकॉज हमें पता है फोकल लेंथ नहीं बदल रही है, एफ की एफ रहेगी। तो कौन से ऑप्शन में सिर्फ एफ दिया है, मुझे दिख रहा है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन ए और सी पहले ही एलिमिनेट। एक में f/2 है, f/3, f/4, कोई चेंजेस नहीं है, मतलब ऑप्शन बी या डी में से कोई आंसर होगा। कहानी और आसान हो गई। अब जो है इंटेंसिटी के लिए इसे सॉल्व करो। एक रिलेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब बेटा मेरी एक बात बताओ, एरिया क्या होता है, एरिया कैसे निकालते हो, पाई आर स्क्वायर लिखते हो कि नहीं? सिंपल मैथ्स, फिजिक्स मैथ्स आसपास की है भाई, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर क्या कर दिया गया है, आर को d/2 कर दिया, डायमीटर था, डायमीटर को क्या कर दिया, d/2। एक तो ये केस कर दिया, तो पाई हो गया d²/4। ठीक है, एक तो ये केस है, इसको ले लो a1। ठीक है, दो केसेस आ रहे हैं, पहले का केस और दूसरा केस। तो ये हो गया सबसे पहले का केस। पहले का केस यानी क्या,
आर को कैसे लिख सकते हो, d/2, ये a1 है। अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है, a2 में अब जो है हम d/2 कर दे रहे हैं ऐसे, यानी हम जो है आधा पार्ट ढक दे रहे हैं, यानी क्या होगा, अब एरिया 2 होगा पाई, एरिया 2 क्या होगा, पाई तो होगा ही, लेकिन अब ये हो जाएगा हमारा d/4। क्यों होगा d/4, क्योंकि ऑलरेडी r इज इक्वल टू d/2। एक बार आपने d/2 लिखा, फिर दूसरी बार लिखोगे, समझ आई कि नहीं कहानी, r क्या होता है बेटा, d/2, ठीक है, इतना समझे। अब यहाँ क्या था, पाई r² था, अब अगेन हमने किस में बदल दिया, d/2 अगेन में बदला, तो ये कहानी क्या आ जाएगी, d/4 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर, ये कहानी समझ आई। तो क्या हो जाएगा, एरिया 2 जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा पाई d/16, ठीक है, पाई d²/16। आई होप दिस मच इज क्लियर। ये कहानी क्लियर हुई कि नहीं, a1 a2 बिल्कुल देखो अच्छे से क्या किया है हमने इस कहानी में फॉलो। हुआ क्लियर स्टोरी। अब देखो, अब क्या करना, इसको नहीं मिटाना है भाई, इसको नहीं मिटाना है बिल्कुल, इसके बाद भी सॉल्व करो तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने कहाँ आपको स्टोरी बताई है, कहाँ एंड करी है। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है आपको दो चीज़ों को रिलेट करना है, यानी पहले क्या था बेटा और अब क्या हो जाएगा। तो पहले ये था, अब ये हो गया, माइनस कर सकते हैं कि नहीं, अरे पहले अगर वैल्यू 16 थी, अब वैल्यू 10 हो गई, तो माइनस कर दो, कितनी आई, 6 का डिफरेंस आया कि नहीं। तो वही तो पूछ रहे हैं, चेंज होके क्या डिफरेंस आता है। तो क्लियरली आप क्या कर सकते हो, पाई डी, यहाँ क्या है, पाई d²4 करो तो ज़रा, माइनस पाई d²/16 निकालो ज़रा, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आंसर जब निकालोगे इसको सॉल्व करके आ जाएगा, एलसीएम लेके पाई d²/16, यस, ऐसा आंसर आपको मिलेगा। इसका एलसीएम निकाल के सॉल्व करोगे, 4 - 1 आएगा तो 3 आ जाएगा, 3 पाई d²/16। तो ये अभी एरिया ही आया है, अभी रुक जाओ, है ना, ये अभी एरिया ही आया है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे इसको फॉर्मुलेट कर दो, कहाँ पे, ये वाली पॉइंट क्लियर है। अब आ जाओ, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो I1/I2/I1 इज इक्वल टू A2/A1, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कहानी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन I के उसमें दिया है, ये है 3I/4 या I/4, कितनी वैल्यू आ रही है। तो देखो आसान है कहानी, कुछ भी नहीं करना है आपको, जो है सिर्फ वैल्यूज प्लेस कर देनी है। वैल्यू होगी 3 पाई d²/16, ठीक है, और नीचे से फिर से लिखना चालू कर दो, पाई d²/4, तो 4 जो है ऊपर चला जाएगा। ये सॉल्विंग आपको एक्चुअल में तो खुद करनी चाहिए, मैं करके दिखा रही हूँ आपको। 4 4 जा 16, वैल्यू निकालोगे, पाई d² कट हो जाएगा, बचेगा क्या लास्ट में, 3/4। तो ये क्या रहेगा, ये हो जाएगा I2/I1। अब आंसर किस में है, आंसर में I2 निकालना है आपको कि I2 कितना हुआ, तो I1 को इधर ले जाओ, I2 हो जाएगा 3/4/I1, ये हो गया आपका आंसर। I2 यानी क्या, सेकेंड इंटेंसिटी। बेटा I2 I1 क्या है, I1 पहले वाली, I2 अभी वाली, तो कंपेयर करोगे तो इंटेंसिटी कैसे चेंज होगी, इट विल बी 3/4 यानी फोकल लेंथ वही की वही रहेगी, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 3/4 यानी क्लियरली दोनों में से कौन सा बचता है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। फोकल लेंथ विल बी f एंड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 3/4 इंटेंसिटी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलिए लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, a 10 mm long awl pin is placed vertically in front of a concave mirror. A 5 mm long image of the awl pin is formed at 30 cm in front of the mirror. The focal length of this mirror is A, B, C या D. क्या करना है क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बस वैल्यूज आगे पीछे हैं, थोड़ी वैल्यूज चेंज हैं, या फिर आपको डिफरेंट चीज़ पूछ ली गई। क्या बोला है, ऑल पिन होती है ना, ऑल पिन। तो गिवन क्या है मैं बता देती हूँ, गिवन क्वेश्चन में तब तक जिससे बन रहा है सॉल्व करते जाओ। आपको दिया है a 10 mm long awl pin is placed vertically in front of a concave mirror, यानी 10 मिलीमीटर किसकी हाइट है बेटा, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम कैसे डिनोट करते हैं, h से। नेक्स्ट क्या दिया है, a 5 mm long image of the awl pin, यानी इमेज की हाइट कितनी दी गई है, h डैश से डिनोट करते हैं 5 मिलीमीटर।
आई होप देखते ही समझ आ रहा होगा डिमिनिश्ड इमेज है क्योंकि ऑब्जेक्ट 10 था और इमेज कितनी हो गई 5. h है, h डैश है, एक और वैल्यू दी है, लेट्स सी. अ 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज ऑफ द ऑल पिन इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. यानी इमेज कितनी दूरी पे बनी है मिरर से? 30 सेंटीमीटर की. तो ये क्या हो जाएगा हमारा इमेज डिस्टेंस, यानी v हो जाएगा. v कितना हो जाएगा? 30. ओके, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा ये. अब हमें निकालना क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, f फाइंड आउट करना है. वही क्वेश्चंस है. ये वैल्यूज दी हैं 3, तो क्या करना है? 2 फॉर्मूला यूज़ करो. एक मैग्निफिकेशन का यूज़ करना, ठीक है. कौन सा देखा था? m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू. इससे आप पहले क्या करोगे? बता दे रही हूँ हिंट, u की वैल्यू निकाल लेना. u की वैल्यू आ गई तो सिंपली मिरर फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके f की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर आपका निकल के आएगा. ठीक है, हिंट दे दी है. अब खुद से बिल्कुल सॉल्व करो, उसके बाद ही सोल्यूशन देखना, पहले सोल्यूशन मत देखना. ठीक है, करा ये वाला. क्या बोला? पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, इसमें पुट करो एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू. याद रखा करो कभी भी जो केसेस होते हैं, जैसे मिरर है, लेंस है, तो ध्यान दिया करो क्योंकि मिरर होगा तो आपको उस हिसाब से साइन लगा के फॉर्मूला रखना है. ठीक है, तो ये मिरर का केस है, ये हमने रखा यहाँ पे. इफ़ यू वांट टाइम यू कैन पॉज द वीडियो एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन देन आंसर. ओके, बिकॉज आई एम सॉल्विंग इट नाउ. मैं अब सॉल्व कर देती हूँ इस क्वेश्चन को. एच डैश अपॉन एच, एच डैश क्या है? ध्यान से देखो, 5. तभी इधर गिवन लिख दिया करो, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू. एच डैश कितना है? 5. तो बेटा इसको मैंने 5 कर दिया. एच कितना है? 10. तो इसको नीचे कर दिया. ठीक, इज इक्वल टू माइनस वी. वी कितना है? वी आया है मैम 30. तो वी को अपन जो बेटा 30 कर देंगे ऐसे. ठीक है, वी को 30 कर दिया. यू कितना है? यू को यहीं का यहीं रहने दो. यू को जो है यहीं का यहीं रहने दो. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या करो? इसको बस सॉल्व कर दो ना. करना क्या है उसमें इतना? यू ये हो जाएगा 30 इंटू 2. इसको माइनस नहीं भी करोगे वी को तो चलेगा क्योंकि अभी जो है क्लियरली बताया नहीं गया है. वैसे तो इमेज फ्रंट ऑफ द मिरर में ही बनती है, पर एक केस है लास्ट वाला वर्चुअल एंड इरेक्ट, लेकिन उसमें भी फ्रंट में ही बनती है, तो कोई दिक्कत नहीं है. चलो, लास्ट वाले केस में मतलब बैक ऑफ द मिरर बनती है. ठीक है, लास्ट वाले केस में बैक, तभी वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो ये वाला केस ऐसे हुआ. 30 इंटू 2 कितना हो गया? 60. तो ये आ जाएगा माइनस 60 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ भी हो, कोई भी केस हो, हमेशा माइनस में आता है. क्यों? कॉमन सेंस है. मिरर होगा तो उसी के सामने तो ऑब्जेक्ट रखोगे भाई. ठीक, ये वैल्यू निकली u की. अब सिंपली इसको प्लेस कर दो मिरर फॉर्मूला में. अब तो आंसर निकाल ही सकते हो. क्या होता है मिरर फॉर्मूला? 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ. ये इतना सॉल्व किया था. v की वैल्यू ऑलरेडी इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. v की वैल्यू ऑलरेडी इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन कितनी है बेटा? 30 है. v की वैल्यू 30 है, प्लस 1 अपॉन कितना हो गया ये? प्लस 1 अपॉन u कितना निकाला था? माइनस 60. तो इसको ऐसा कर दो. ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ. आई होप इट्स वेरी क्लियर. यहाँ पे माइनस का साइन था. ठीक, अब क्या कर सकते हो? अब जो है एलसीएम ले लो. क्या ही कर सकते हो, और एलसीएम ले लो. 3 के टाइम में 60 कितनी बार आता है बेटा? 2 टाइम्स. तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ. तो ये हो जाएगा -3 अपॉन 60. ठीक है, ये आ जाएगा 1 अपॉन एफ. ये माइनस में ही रहेगा साइन. ठीक है, -3. ओके, अब क्या कर सकते हैं? अब इसको सॉल्व करो आगे आके. कहाँ तक आए थे हम? -3 अपॉन 60 था, 1 अपॉन एफ. ठीक है, तो इसको कुछ नहीं, बस सॉल्व कर दो. कितना आ जाएगा 3 के टेबल्स में? 60 कितनी टाइम आएगा? 20 टाइम. तो 1 अपॉन एफ. एफ निकालना है, ऊपर कर दिया करो. तो एफ इज इक्वल टू -20. कितना था? सेंटीमीटर. आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर. आ गई एफ की वैल्यू. तो भाई मुझे बताओ ज़रा आंसर क्या होगा. अब बताओ कहाँ पे दिया है आंसर? ऑप्शन बी, -20 सेंटीमीटर. आई होप सभी का यही आंसर आया होगा. चलिए, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16. A light ray enters from medium A to medium B as shown in this figure. The refractive index of medium B relative to A will be A greater than unity, B less than unity, C equal to unity, or is it D 0? तो ये क्वेश्चन आई होप सब मुझे कमेंट करके बताओगे. कुछ भी नहीं है इसमें. इसमें बोला है, यहाँ देखो, एक मीडियम दिख रहा है आपको A. इस मीडियम से
लाइट जब बी में ट्रैवल कर रही है, तो देख रहे हो कैसे पाथ इसका चेंज हो गया, यहाँ से ऐसे आई थी, यहाँ से जो है ये लाइट की रे ऐसे आ रही थी, ठीक है, मीडियम ए से। जैसे ही लाइट की रे मीडियम बी में गई तो भाई इसको वैसे तो यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन इसने जो है अपना पाथ चेंज कर लिया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी लाइट ना कहीं तो बेंड हुई है, तो इसमें हमें बताओ बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए के रिलेशन में क्या होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूजुअली हम स्मॉल एन से भी डिनोट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिलेटिव टू ए, विद रिलेशन टू ए क्या रहेगा। यूनिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो बोलोगे मैम एकता, अरे ओ भाई एकता मतलब क्या, सबका एक साथ होना। तो यहाँ पे यूनिटी का मतलब एकता नहीं है, यूनिटी मतलब होता है वन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लोग समझते हैं साइंस नहीं, फिजिक्स नहीं, ये तो मैम सोशल चल रहा है ना, सोशल स्टडीज, यूनिटी इज डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यूनिटी मतलब एक होता है भाई, यूनिटी मतलब एक, ग्रेटर देन यूनिटी। तो ये पूछ रहे हैं कि ये ग्रेटर देन यूनिटी है या फिर लेस देन यूनिटी है या फिर इक्वल देन यूनिटी है या फिर भाई ज़ीरो ही है। इसमें करना क्या है, सिर्फ देख के बता दो। पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा फिनोमेना इस पे पढ़ा है हमने कि लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था और ये जो है ऐसे चली गई, क्यों गई भाई बताओ हमें। आंसर इज वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता क्या है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है। ये क्या बताता है, ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, मीडियम ए से बी में जब लाइट जा रही है, सो व्हाट इज हैपनिंग, जैसे मैंने आपको बताया, कैसे बता सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा है मैम या कम है। तो कुछ नहीं, सिंपली आप जो है ना इस लाइट रे के ओरिजिनल पाथ पे एक ऐसे लाइन बना दिया करो, ठीक है। ओरिजिनल पाथ मतलब इस पाथ पे जाना था और डिविएट हो गई है, इस पाथ पे जाना था और डिविएट हो गई है, यानी कहीं ना कहीं मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा कि नहीं, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा यानी किससे ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन यूनिटी। 1 को कंसिडर करते हैं हम, 1 से ज़्यादा होगा, जैसे वाटर वगैरह का ले लो 1.33 होता है, ठीक है, केरोसिन 1.44। तो इन सब मीडियम्स का कैसा होता है, ग्रेटर देन यूनिटी। तभी जब लाइट एंटर करती है रेयर टू डेंसर में, तो ये जो ऐसे है डिविएट हो जाती है टुवर्ड्स दी नॉर्मल की तरफ। तो क्या है भाई सही आंसर, ग्रेटर देन यूनिटी, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ट्रेस्ड बाय 4 स्टूडेंट्स आर शोन ए बी सी डी इन फिगर, विच वन ऑफ देम इज करेक्ट। मान लो आप ही सब में से कोई 4 स्टूडेंट है मेरे, ए बी सी और डी, और जो है ना आप चारों ने ऑब्जर्वेशन की है। किस में ऑब्जर्वेशन, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में। तो आपको कौन सा कॉन्सेप्ट याद करना है, जब हमने देखा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब उसमें से 4 अलग अलग स्टूडेंट है भाई, अलग अलग दिमाग है, तो अपनी ऑब्जर्वेशन बनाई है। व्हाट यू हैव टू टेल, आपको बताना है कि इन चारों ऑब्जर्वेशन में करेक्ट कौन सी है। करेक्ट कैसे बताओगे, लाइट का जो पाथ है वो कौन सा सही है, ए बी सी या डी। तो 1 मिनट दूंगी, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए इसे सॉल्व करने में। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की कहानी है, तो अगर इतना याद हो, हल्का सा हिंट दे देती हूँ, ये एयर है, ये ग्लास मटेरियल है, देन अगेन एयर है, तो कुछ कहानी याद आ रही है, यही याद आएगा, रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर। तो वो स्टोरी याद करके बिल्कुल करेक्ट पाथ देखो। मैं एक बार जो है ना इस पाथ को बना के भी बता देती हूँ क्लियरली। ये देखो, यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और इंसिडेंट होके बिना किसी आड़ी टेढ़ी होए, बिल्कुल ना बिना डिविएशन के चली गई है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये स्टूडेंट ए कह रहा है भाई, ऐसा नहीं कहना पलक मैम ने ऐसे कहा है, स्टूडेंट ए कह रहा है, उसकी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। स्टूडेंट बी कहता है कि भाई लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट हुई है, ग्लास में गई तो एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, नॉर्मल के पास आ गई, और फिर एयर में गई तो एक और बार रिफ्रैक्शन हुआ, दूर चली गई, ठीक है। दूसरे में क्या हो रहा है, तीसरा वाला जो सी वाला बता रहा है कि लाइट रे ग्लास स्लैब तक तो बिल्कुल सीधी आई है, एयर से ग्लास स्लैब तक सीधी, और इस ग्लास स्लैब से निकलने के बाद नॉर्मल के पास आ गई। और ये क्या कह रहा है, लास्ट वाला इंसिडेंट हुई और जो है ग्लास स्लैब से लेके बाहर तक बिल्कुल सीधे सीधे निकल चुकी है ये। तो आई होप क्लियरली आपको दिख रहा होगा कौन सी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर की कहानी में। ओके,
आई होप आई गॉट ऑल द आंसर्स फ्रॉम यू। चलिए भाई, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे? तो अगर अपन बेटा यहाँ पे एक ग्लास स्लैब बनाएं, सेम स्टोरी रिपीट करें, याद आनी चाहिए सबको। क्या है स्टोरी? स्टोरी है यहाँ पे है ग्लास, ये कौन सा मीडियम है? ये है ग्लास ऑफ कोर्स। अब यहाँ ग्लास है तो इसके आगे पीछे क्या होगा? एयर होगी, हवा होगी। जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ कौन होता है बेटा? हवा, है ना? हवा ही होती है। तो यहाँ भी हवा है, यहाँ भी हवा है, ग्लास है बीच में। सो नाउ व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट ओवर हेयर, ये इंटरफेस पे आई, इन दोनों के, एयर और ग्लास के इंटरफेस पे। अब क्या होता है? ग्लास जो होता है एयर से डेंसर मीडियम होता है। ग्लास जो होता है एयर से तो डेंसर ही है ना भाई, डेंसर है। तो लाइट रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अरे याद है कि नहीं? When a light ray travels from rarer to denser medium, it bends towards the normal. अब क्या होता है? अब यहाँ से जो है ये वापस जा रही है। वापस कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। तो it will bend away from the normal. ऐसी कुछ कहानी दिखेगी। तो स्टूडेंट बी जो है ये बहुत ही समझदार स्टूडेंट है, और मुझे लगता है बी स्टूडेंट्स मेरे सभी स्टूडेंट्स होने चाहिए, है ना? इतने समझदार कि आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए। यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, you are given water, mustard oil, glycerine and kerosene. In which of these media a ray of light incident obliquely at same angle would bend the most? क्या कहा गया है? आपको जो है ये 4 मीडियम दे दिए गए हैं, पानी, केरोसिन, मस्टर्ड ऑयल और ग्लिसरीन। पूछा जा रहा है अगर एक इंसिडेंट लाइट आई है ऑब्लिकली, सभी पे सेम एंगल होगा, मान लो एंगल थीटा है, यानी 30 डिग्री है, कोई भी एंगल मान लो, सभी पे सेम एंगल है, तो इन चारों मीडियम में सबसे ज़्यादा बेंड किस में होगी? गिविंग यू सम टाइम, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। हिंट ये है, याद है हमने एक टेबल देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जब स्टडी कर रहे थे, तो उस टेबल को ध्यान से देखो। उस टेबल में ना आप इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू देखो। ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है? थ्रू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो वैल्यूज देखो और मुझे जल्दी से करेक्ट आंसर बताओ। गिविंग यू अ मिनट, क्विकली सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड इसे सॉल्व जो है आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कर पाओगे, ठीक है? चलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी क्या? सबसे ज्यादा बेंड कहाँ होती है बेटा? जो डेंसर मीडियम हो, है ना? डेंसर, रेयर टू डेंसर में बेंड होगी। और अब डेंसर में भी अगर मान लो डेंसिटी नीचे जाके बढ़ती जाए, तो जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा उसमें बेंड सबसे ज्यादा। अरे आई की नहीं बात समझ? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स। अब सबसे ज़्यादा बेंड जो है कहाँ पे करेगी? बेंड वहाँ करेगी ना जहाँ मीडियम और डेंसर होगा। तो ये 4 अलग अलग मीडियम है, अब इनकी डेंसिटी अलग अलग है। सो फॉर इंस्टेंस अगर इनकी डेंसिटीज़ की बात करें, शुरुआत करते हैं केरोसिन से। केरोसिन होता है अप्रॉक्स 1.44। कुछ कॉमन चीज़ों के याद रख लिया करो। वाटर का तो पता ही है 1.33 होता है। क्या बता रही हूँ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मस्टर्ड ऑयल का माना जाता है अप्रॉक्स समथिंग 1.47। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा हीरो है, जो जीत जाता है, दैट इज ग्लिसरीन, 1.473। तो यानी सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन चारों में से है ग्लिसरीन का। तो ग्लिसरीन की ऑप्टिकल डेंसिटी इन सबसे ज़्यादा है, तभी जो है लाइट की रे ग्लिसरीन पे सबसे ज़्यादा बेंड करेगी। सो द लाइट रे विल बेंड मोस्ट एट ग्लिसरीन, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये किसकी वैल्यूज लिखी हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर. शी फाइंड्स द इमेज ऑफ अ हेड बिगर, middle portion of the body the same size and that of the legs smaller. The following is the order of combinations for the magic mirror from the top. तो आपको इन चारों में से करेक्ट आंसर बताना है। आई होप क्वेश्चन समझ आया। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक छोटा सा बच्चा है, वो ना एक मैजिक मिरर के सामने खड़ा है। अब मैजिक मिरर, वैसे ही बच्चों को ये चीज़ें बहुत फैंसी लगती है। देखा है कहीं कुछ जो होता है एडवेंचरस पार्क्स होते हैं, या वहाँ कहीं कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो मैजिक मिरर नाम की एक चीज़ है। अब उस मैजिक मिरर में हुआ क्या, उसने ये देखा, अब वो तो बच्ची है भाई, उसको मैजिक मिरर कह दो, उसे लग रहा है मैजिक हो रहा है। लेकिन आप तो क्लास 10th में हो, फिजिक्स पढ़ते हो, तो पता होना चाहिए कौन सा कॉन्सेप्ट है। उस मैजिक मिरर में उसने देखा कि उसका जो सर का पार्ट है वो बहुत ही बड़ा दिख रहा है, यानी उसका सर तो छोटा सा है लेकिन मिरर में बड़ा दिख रहा है। जब उसने मिडिल पोर्शन देखा बॉडी का, वो तो सेम साइज़ का ही है,
लेकिन जब उसने अपने पैर देखे तो वो छोटे दिख रहे हैं, नॉर्मल साइज से छोटे, यानी बॉडी के 3 पार्ट्स जो हैं अलग अलग साइज के दिख रहे हैं। तो आप क्या बता सकते हो कौन सा ऑर्डर होगा टॉप टू बॉटम इन मिरर्स का, बिकॉज हमने मिरर्स पढ़े हैं, यानी सबसे पहले कौन सा मिरर होगा, बीच में कौन सा, एंड लास्ट में कौन सा। सो आई होप इसमें तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए, आपको सिर्फ पता करना है बड़ी इमेज कौन से मिरर में बनती है, दूसरा पतली यानी सेम साइज की इमेज, एंड तीसरा शॉर्टर इमेज जो है किस में बनती है। ओके, शुडंट टेक मच टाइम, क्विकली ऑर्डर में बताना है ना, 1 2 3 के ऑर्डर में, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तीनों में ऑप्शन तो सेम ही दिए हैं, प्लेन, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, आपको सही ऑर्डर बताना है इनका, ठीक है। तो यानी सबसे पहली शुरुआत करते हैं हेड बिगर की। हेड बिगर कुछ याद है, शेविंग वगैरह जो होती है, शेविंग किट्स, या उसमें देखते हैं ऐसे मिरर्स होते हैं, या कभी गए हो सैलून वगैरह में, या जो गर्ल्स के मेकअप किट्स होते हैं उनमें जो मिरर होता है, इमेज उसमें बड़ी दिखती है। बड़ी दिखती है क्यों, क्या क्या आप डिटेल्स देख पाओ, इमेज बड़ी दिखती है। कुछ याद आया, कौन से मिरर की कहानी थी, कॉनकेव मिरर भाई। कॉनकेव मिरर को यूज़ किया जाता है टॉर्च में और जो है हेडलाइट्स में गाड़ी की, क्यों, ताकि जो है बड़ी इमेज आपको मिले। तो जैसे लड़की का हेड बड़ा दिखा, यानी मैजिक मिरर में सबसे पहला है कॉनकेव मिरर, ठीक है। मिडिल पोर्शन सेम साइज का है। अब सेम साइज, जरा उठ के तो जाओ अपने घर के मिरर के पास, घर में जो मिरर है उसके पास जाओ, ठीक। तो उस मिरर में देखोगे जैसे आप इधर दिखते हो वैसे ही मिरर में सेम साइज के, तो वो कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जितनी साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही साइज की इमेज बनती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेग्स स्मॉलर। तो हमारी गाड़ियों के साइड में जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं ना, साइड मिरर जिन्हें हम कहते हैं, तो वो कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स। क्यों, क्योंकि उनमें पूरा सोचते हो गाड़ी चला रहे हो, पीछे इतनी बड़ी बड़ी ट्रकें हैं और इतनी बड़ी बड़ी कार्स आ रही हैं, लेकिन वो इत्तू से मिरर में सब दिखने लगती हैं। ऐसा कैसे, क्योंकि उसमें हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर का वाइडर फील्ड ऑफ व्यू रहता है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी चीज़ें, यानी हाथी हो तो वो चूहे जैसा दिखने लगता है, ठीक है। तो आई होप मैजिक मिरर का जो ये राज है आपने खोल दिया। और कौन सा सीक्वेंस है, कॉनकेव, प्लेन एंड कॉन्वेक्स। तो देख लो ज़रा ऑप्शन में ऐसा सेम सीक्वेंस, आई फाइंड इट इन ऑप्शन सी, कॉनकेव, प्लेन एंड कॉन्वेक्स। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Let's come to the last question, question number 20. In which of the following the image of an object placed at infinity will be highly diminished and point sized? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इन सब में से किस में अगर आप जो है ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे इन्फिनिटी पे, यानी एक कॉनकेव मिरर बोला है, एक कॉन्वेक्स मिरर बोला है, कॉन्वेक्स लेंस बोला है, इनमें से आप जो है कहाँ पे अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट प्लेस है तो जो इमेज है वो हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज की बनेगी। बेटा समझ आ रही है मेरी बात। जैसे मान लो कि यहाँ पे रखा गया है, कौन सा मिरर ले लो, कॉनकेव मिरर ले लो, ठीक है, कॉनकेव मिरर। तो पूछ रहे हैं कि अगर लाइट की रेज आ रही हो इन्फिनिटी से, ठीक है, इन्फिनिटी से आ रही है, अनंत दूरी से, यहाँ से लाइट की रेज आ रही है पैरेलल। अब ये रेज आई और जो है इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इसमें हमें पता है मैम, यहाँ तो हमको पता है, इधर फॉर्म होती है पॉइंट साइज इमेज फोकस पे। तो एक लिस्ट में तो कॉनकेव मिरर आ गया, समझ गए कि नहीं, एक लिस्ट में कॉनकेव। अब ये क्वेश्चन अच्छा किस मायने में है समझो, होता क्या है, बच्चा पहला ऑप्शन पढ़ता है कॉनकेव मिरर और जो है जल्दी से आंसर टिक करके, क्योंकि यार एग्जाम है, ओलंपियाड है, वी हैव टू डू इट फास्ट, जल्दी किया करो, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि आप पूरे ऑप्शन चेक करो ना, सिर्फ कॉनकेव मिरर में बनता है। चलो आओ ज़रा कॉन्वेक्स मिरर लेके आते हैं, आओ ज़रा कॉन्वेक्स मिरर लेके आते हैं। क्या कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होगा, लेके आओ ज़रा। दूसरा मैंने ले लिया कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे मैं सेम कहानी रन करती हूँ। चलिए, लाइट रेज आ रही हैं हमारी इन्फिनिटी से, ठीक है, आई इन्फिनिटी से, ठीक है, इट विल अपीयर टू मीट एट फोकस, क्योंकि कॉन्वेक्स है तो मिरर के बिहाइंड बनेगी, ऐसे कुछ। फिर आ रही है यहाँ से इन्फिनिटी से, सेम केस चलेगा, इट विल अपीयर टू मीट और यहाँ से टाटा बाय बाय। तो फिर से बेटा पॉइंट साइज इमेज नहीं बनती है फोकस पे और हाईली डिमिनिश्ड, कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी। तो क्या बोलोगे मैम, क्या दो ऑप्शन टिक करके आए, नहीं,
लास्ट ऑप्शन में देखो ना, चारों चीज़ें दी हैं, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस को भी याद कर लो। कहीं भी ऐसा लगता है कि यार मैम इन सबको रटना है क्या केसेस, नहीं, आपको 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट साइड में डायग्राम बनाया करो और कहानी क्लियर कर लो। जैसे मैंने आपको कॉन्वेक्स बता दिया, कॉन्केव बता दिया, मिरर बता दिए, अब क्विकली लेंस रिकॉल कर लो। लेंस में सबसे पहले अपन बेटा ले लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ले लो, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ ले लो। अब मान लो लाइट की रेज अगेन आ रही हैं, इन्फिनिटी से आई यहाँ पे, ठीक है, और इन्फिनिटी से यहाँ पे भी आई, कहाँ मीट करेंगी, यहाँ पे जो है हमारा फोकस बैठा होगा, इधर कहीं मीट करेगी, ठीक है। तो अगेन क्या हो रहा है, लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, लेकिन फोकस पे मिल रही है और इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है और पॉइंट साइज इतू सी है, इतू सी। लास्ट आ जाओ, कॉन्केव लेंस की बात कर लेते हैं। देखो मुझे मज़ा इसलिए आता है एमसीक्यूज में क्योंकि पूरा चैप्टर जो है ना मैं और कैसे रिवाइज करवाऊँ, यानी अगर चैप्टर को हम फिर से बैठ के पढ़ें, क्या मतलब, इससे अच्छा इस प्रोसेस में क्या होता है, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं और जो है चैप्टर भी रिवाइज हो जाता है, ठीक है। चलिए कॉन्केव लेंस बना लो और उसके बाद जो है यहाँ से भी सेम कहानी निकालो। इधर भी केस आसान ही है, इन्फिनिटी से आ रही है बेटा लाइट की रेज, इन्फिनिटी से आई, यहाँ पे इंसिडेंट हुई। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें केस थोड़ा अलग रहता है, क्या होता है यहाँ पे जो है इधर अपीयर टू मीट करती है, चली तो यहाँ चली जाती है लाइट की रेज, क्योंकि कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, कॉन्केव लेंस, लाइट रेज को दूर भगाता है, तो यहाँ कहीं आएगी, फिर अगेन अगर इन्फिनिटी से आई तो फिर से अपीयर टू मीट करेगी फोकस पे और चली जाएगी। तो ये क्या कहानी हुई, अगेन ये नहीं पूछा जा रहा है बिहाइंड द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर, बिहाइंड द लेंस, लेंस के सामने, नहीं, सिर्फ पूछा जा रहा है पॉइंट साइज इमेज है और डिमिनिश है, इतना बता दो। तो हाँ भाई हर केस में हो गया, अब तो कोई शक नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है पलक मैम ने सिर्फ जो है क्वेश्चन देखा आंसर बता दिया, सारे केस मैंने आपको सामने दिखाया, तो आप ना नहीं कह सकते हो, ठीक है। चलिए भाई, तो अगर किसी स्टूडेंट ने यही आंसर दिया है ऑप्शन डी, सो वेल एंड गुड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ खत्म होते हैं हमारे 20 क्वेश्चंस। आई होप आप सबने अपने स्कोर लिखे होंगे, यानी किसके कितने मार्क्स आए हैं, 10 आए हों, 20 में से कुछ भी आए हों, तो ऐसे करके आप मुझे लिख के कमेंट करके बताओ। और ये कोई जो है ना, डरो मत इसमें यार, ये अपनी क्लास है, तो आपके अपने फ्रेंड्स के स्कोर्स देखोगे, यू विल नो कि आपको कितनी मेहनत करनी है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ख़त्म किया है हमने हमारा इंटरमीडिएट लेवल। तब तक आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे, ऐसा टाइप करोगे इंटरनेट पे तो एक बड़ा सा पेज ओपन हो जाएगा। लेट मी टेल यू, इट इज़ इंडियाज़ नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। कोर्सेज कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड में इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में हमारे कोर्स KG से लेकर 12 तक ओलंपियाड्स कॉम्पिटिटिव सब की तैयारी कराते हैं। अब क्लासेस आप जैसे हो क्लास 10th में, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, बाकी टीचर्स के भी बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, तो जाके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। फॉर फिजिक्स यू कैन क्लिक ओवर हेयर, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो एक ऐसी प्लेलिस्ट टाइप खुल जाएगी कोर्स की, तो सभी जो है ना वीडियोस बिल्कुल सीक्वेंशली अरेंज्ड हैं, तो अपने टॉपिक्स को जाके क्लियर कर लो। एंड अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू कवर अचीवर्स लेवल MCQ, सो सी यू ऑल टिल देन, गुड बाय।